प्यारे दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई कहानी लाएं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपको नींद नहीं आती या मन बेचैन रहता है तो ये कहानी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो अब अपने कमरे की सारी लाइट्स बंद कर लीजिए, आराम से लेट जाइए, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और अपनी सांसों को महसूस कीजिए। ना ज़्यादा तेज ना बहुत धीमी, बस वैसे ही जैसे ठंडी हवा धीरे से चेहरे को छूती है। अब हर चिंता, हर सोच को एक एक करके बाहर निकाल दीजिए। आप और हम बस इस पल में हैं। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। भारत के पश्चिमी घाट के आगोश में, जहां अरब सागर की ठंडी हवाएं मिट्टी की सौंधी खुशबू लाती थीं, एक प्राचीन और समृद्ध कला ग्राम बसा था, शिल्प ग्राम। ये गांव अपनी अद्भुत कलाकृतियों, खासतौर पर सिरेमिक और टेराकोटा की कारीगरी के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। हर गली कूचे में कुम्हारों के चाक की धीमी लयबद्ध आवाज और भट्टियों की हल्की आंच महसूस होती थी। इस गांव की मिट्टी, जिसे ग्रामीण वरदान माटी कहते थे, में एक खास चमक और मजबूती थी। इसी वरदान माटी के बीच एक साधारण कुम्हार परिवार की बेटी अनिका का जन्म हुआ। अनिका के माता पिता दीनदयाल और कमला गांव के सबसे कुशल कारीगरों में गिने जाते थे। उनके बनाए हुए मिट्टी के बर्तनों में न केवल सुंदरता थी, बल्कि एक ऐसी अदृश्य कोमलता भी थी जो उन्हें छूने वाले को शांति का अनुभव कराती थी। लोग कहते थे, दीनदयाल और कमला अपनी कला में जीवन का स्पर्श घोल देते हैं। अनिका का बचपन मिट्टी के ढेर, रंगों के डिब्बे और गीले चाक के इर्द गिर्द बीता। जहां उसकी सहेलियां कपड़े की गुड़ियों से खेलती थीं, वहीं अनिका के हाथ मिट्टी में सनकर छोटी जटिल आकृतियां गढ़ते थे। ये केवल एक खेल नहीं था, ये मिट्टी के साथ उसका गहरा आंतरिक संवाद था। जब वो मूर्तियों को आकार देती थी तो उसे लगता था जैसे वो उनके कानों में कहानियां फुसफुसा रही हो। देखते ही देखते अनिका की कला में एक परिपक्वता आ गई जो उसकी उम्र से कहीं ज्यादा थी। उसकी बनाई मूर्तियों में एक रहस्यमय गहरी भावना होती थी। देवी की आंखों में ऐसा लगता था जैसे वो स्वयं देख रही हों, और योद्धाओं के चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता झलकती थी। गांव वाले उसे सम्मान और आश्चर्य से देखते थे। इस लड़की को मिट्टी के रहस्य पता हैं, वे कहते थे। दीनदयाल ने मिट्टी को सिर्फ रूप दिया, पर अनिका ने उसे पहचान दे दी है। उसके माता पिता भी अपनी बेटी की इस असाधारण प्रतिभा पर गर्व करते थे। मगर शिल्प ग्राम के लिए नियति ने एक अप्रत्याशित मोड़ रखा था। एक भयानक सूखे के मौसम के बाद गांव में एक रहस्यमय धुंध बीमारी फैल गई। ये बीमारी इतनी तेजी से फैली कि किसी को समझने का मौका ही नहीं मिला। अनिका के माता पिता, जो अपनी कला की गहराई के साथ साथ गांव की सेवा में भी आगे रहते थे, इस बीमारी की चपेट में आ गए। कुछ ही दुखद रातों में अनिका अकेली रह गई। जिस दिन दीनदयाल और कमला की चिता जली, उस दिन सूरज की रोशनी भी धुंधली थी। अनिका का संसार उस मिट्टी के कलश की तरह टूट गया जिसे वो अब तक साध रही थी। उसने सोचा, जिस मिट्टी से मैंने अपने प्रियजनों को खोया है, अब वो मेरे हाथों से कभी कोई रूप नहीं लेगी। कई दिनों तक उसने चाक को हाथ नहीं लगाया। लेकिन एक रात एक पुराने सूखे दिए को देखकर उसे अपने पिता के आखिरी शब्द याद आए, बेटी, मिट्टी की ताकत पानी नहीं है, उसकी ताकत है आग और तुम्हारी दृढ़ता। जब तक तुम में लगन है, तब तक मिट्टी कभी हार नहीं मानेगी। इन शब्दों ने अनिका के हृदय में एक नई ज्वाला जलाई। उसने आंसू पोंछे और फिर से चाक घुमाया। इस बार उसकी कला में केवल सुंदरता नहीं थी, उसमें उसके माता पिता की स्मृति, उनका अटूट प्रेम और एक ऐसी गहरी रहस्यमय पीड़ा झलकती थी जो दर्शकों को एक पल के लिए स्तब्ध कर देती थी। इसी शिल्प ग्राम से कुछ मील दूर एक शक्तिशाली और प्राचीन सूर्यगढ़ राज्य था। इस राज्य पर महाराज विराजेंद्र सिंह का शासन था। उनके पुत्र युवराज आर्यमन अन्य राजकुमारों से बिल्कुल अलग थे। आर्यमन को राजसी ठाट-बाट, राजनीतिक साजिशों और दरबार की चाटुकारिता में कोई रुचि नहीं थी। उनका मन हमेशा लोक जीवन, कला और सबसे बढ़कर राज्य के लोगों के सच्चे दुखों को जानने में लगता था। उन्हें लगता था कि महल की ऊंची, अभेद्य दीवारें उन्हें सच्ची दुनिया और सच्चे ज्ञान से दूर रखती हैं। इसलिए हर वर्ष आयोजित होने वाले नवपल्लव कला महोत्सव में आर्यमन साधारण वेशभूषा में एक अज्ञात कलाकार सूर्य के नाम से अपने कुछ भरोसेमंद साथियों के साथ भेष बदल कर आते थे। वो आम लोगों की तरह घुल मिल जाते, उनकी कहानियां सुनते और जीवन की सच्चाइयों को समझते। इस वर्ष का नवपल्लव महोत्सव अपने पूरे वैभव के साथ शुरू हुआ। रंगीन पताकाएं, ढोल नगाड़ों की गूंज और दूर दूर से आए व्यापारियों, साधकों और कलाकारों की भीड़ से पूरा मैदान गुलजार था। इसी मेले में अनिका ने भी अपने छोटे से सादे स्टॉल पर अपनी कलाकृतियां सजाई थीं। आर्यमन और उनके दोस्त भीड़ के बीच से गुजर रहे थे, तभी उनकी नज़र एक कोने में लगी दुकान पर पड़ी। वहां सजी टेराकोटा की कलाकृतियां बाकियों से अलग थीं। उनमें एक ऐसी अस्पष्ट चमक थी जो किसी धातु की नहीं,
बल्कि भीतर से निकलती हुई किसी भावना की लगती थी। खासकर एक विशाल अपूर्ण शांति कलश पर उनकी दृष्टि अटक गई। कलश को देखकर ऐसा लगता था जैसे उसे किसी गहरे विचार से उठाया गया हो, लेकिन वो अभी भी अपनी पूर्णता की तलाश में हो। आर्यमन अनिका के स्टॉल पर गए। अनिका साधारण सूती साड़ी में अपने काम में मग्न थी। ये अद्भुत हैं, आर्यमन ने सहजता से कहा। इन मूर्तियों में एक आत्मा है। अनिका ने ऊपर देखा और धीरे से मुस्कुराई। ये मिट्टी का काम है बंधु। मिट्टी को सांचा दो और वो खुद ही आत्मा भर देती है। क्या तुमने ये सब स्वयं बनाए हैं? आर्यमन ने पूछा। हाँ, अनिका ने बिना किसी घमंड के उत्तर दिया। मिट्टी को सुनना और उसे रूप देना ही मेरा जीवन है। आर्यमन ने शांति कलश को ध्यान से देखा और फिर पूछा, ये कलश, क्या ये अधूरा है? इसमें एक रिक्तता है। अनिका की आंखें क्षण भर के लिए उदास हुईं। फिर उसने कहा, जीवन की हर सुंदरता में एक गुप्त रिक्तता होती है। यह कलश उसी की पहचान है। ये अभी भी अपनी पूर्णता के पत्थर की तलाश में है। आर्यमन आश्चर्यचकित रह गए। यह लड़की केवल कुम्हारिन नहीं है, यह एक दार्शनिक है। उसकी बातों में वो रहस्य था जो उन्हें राजमहल के सबसे बुद्धिमान गुरुओं में भी नहीं मिला था। मुझे ये शांति कलश खरीदना है, आर्यमन ने कहा। क्षमा करें, ये बिक्री के लिए नहीं है, अनिका ने विनम्रता से मना कर दिया। ये मेरी साधना है, लेकिन आप कोई और कलाकृति चुन सकते हैं। आर्यमन ने हार नहीं मानी। उन्होंने हंसते हुए कहा, तो फिर मैं इसे देखने के लिए बार बार आता रहूंगा। लेकिन क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं, कला की इस अद्भुत साधिका का? अनिका, उसने जवाब दिया। और आप? मेरा नाम सूर्य है। मैं भी कला का एक साधारण उपासक हूं। अनिका ने उसे क्षण भर के लिए देखा। उसने उसके चलने का ढंग, उसकी आवाज की दृढ़ता और उसकी आंखों की चमक को भांप लिया। अनिका के होठों पर एक शरारती मुस्कान आई। मुझे लगता है सूर्य बंधु, आप सिर्फ सूर्य नहीं हैं, उसने धीरे से कहा। आप तो शायद सूर्यगढ़ के असली सूर्य हैं। आर्यमन चौंक गए। अनिका की इस बात ने उनमें एक बड़ा रहस्य जगा दिया। उसे कैसे पता चला? अनिका के सादे से जवाब, आप तो शायद सूर्यगढ़ के असली सूर्य हैं, ने आर्यमन को हिलाकर रख दिया। उस पल उन्हें लगा कि उन्होंने पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की है जिसने उनकी आत्मा को उनके वस्त्रों से पहले पहचाना है। आर्यमन ने तुरंत अपना चेहरा सहज बना लिया और हंसते हुए कहा, तुम्हारी कल्पनाएं बहुत अच्छी हैं अनिका। मैं साधारण कलाकार हूं, लेकिन तुमने मेरे नाम की व्याख्या बहुत खूबसूरती से की। अनिका ने अपनी कलाकृति पर झुकाव बरकरार रखा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कलाकार हमेशा सत्य को पहचान लेता है बंधु। मिट्टी झूठ नहीं बोलती। आर्यमन को समझ आ गया कि बहस करना व्यर्थ है। वो लड़की न केवल असाधारण रूप से प्रतिभाशाली थी, बल्कि उसकी आंखें भी किसी गहरे रहस्य को देख सकती थीं। उसी दिन से आर्यमन का ध्यान राजमहल की समस्याओं से हटकर शिल्पग्राम की ओर केंद्रित हो गया। वो अगले कुछ दिनों में सूर्य के रूप में बार बार अनिका की दुकान पर आने लगे। वे घंटों बैठकर कला, जीवन, राज्य के लोगों के दुखों और मिट्टी के दर्शन पर बातें करते। आर्यमन को अनिका की सादगी और उसकी बातों में छिपी बुद्धिमत्ता बहुत पसंद आई। अनिका की कला में अब वो शोक कम और एक गहरी, शांत दृढ़ता अधिक थी। वो हर नई कलाकृति में अपने माता पिता के प्यार और अपनी खोई हुई खुशी को फिर से गढ़ने का प्रयास कर रही थी। अनिका के लिए भी सूर्य का आना उसके एकाकी जीवन में एक मीठी धूप जैसा था। वो देखती थी कि ये व्यक्ति जो खुद को एक कलाकार कहता है, कला के अलावा राज्य की गरीबी और न्याय की समस्याओं पर उतनी ही संवेदनशीलता से बात करता है। उसकी बातों में एक राजसी गंभीरता थी जो गांव के किसी युवक में नहीं थी। धीरे धीरे उनके बीच एक गहरा भावनात्मक रिश्ता बनने लगा, जो दोस्ती से ज्यादा और प्रेम से थोड़ा कम था। यह एक ऐसा बंधन था जो उनकी साझा संवेदनशीलता और कला के प्रति गहरे सम्मान पर आधारित था। इधर महल में बेचैनी बढ़ने लगी। आर्यमन का चचेरा भाई सेनापति वीरभद्र आर्यमन के सिंहासन का सबसे बड़ा दावेदार था और उनकी गैरहाजिरी से बहुत ईर्ष्या महसूस करता था। वीरभद्र क्रूर, महत्वाकांक्षी और सत्तालोभी था। वह हमेशा आर्यमन पर नजर रखता था। एक दिन वीरभद्र के एक जासूस ने उसे नवपल्लव महोत्सव में सूर्य नामक एक साधारण वेशधारी युवक की गतिविधियों के बारे में बताया, जो अक्सर एक कुम्हारिन के पास जाता था। जासूसों से पूरी जानकारी लेने के बाद वीरभद्र ने तुरंत पहचान लिया कि ये वेश बदलकर कोई और नहीं बल्कि युवराज आर्यमन थे। वीरभद्र को यह देखकर खुशी हुई कि आर्यमन एक साधारण कुम्हारिन के साथ समय बिता रहे हैं। उसने सोचा, ये मेरे लिए सोने का मौका है। अगर युवराज एक नीची जाति की लड़की से संबंध बनाते हैं तो रानी माँ और महाराज उन्हें राजपाट से दूर कर देंगे। इससे मेरा रास्ता साफ हो जाएगा।
वीरभद्र ने अपनी योजना को आकार देना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले ये सुनिश्चित किया कि किसी को भी आर्यमन के इस गुप्त प्रेम के बारे में पता न चले, सिवाय उसके निजी जासूसों के। वो चाहता था कि ये खबर सबसे पहले रानी माँ तक एक गंभीर अपमान के रूप में पहुंचे, ताकि उनका क्रोध चरम पर हो। उधर अनिका और आर्यमन की नज़दीकियां शिल्पग्राम के लोगों के बीच भी फुसफुसाहट का विषय बन गई थीं। गांव के कुछ पुराने रूढ़िवादी कुम्हार जो अनिका की कला से ईर्ष्या भी रखते थे, इस रिश्ते को गांव की बदनामी के रूप में देखने लगे। एक अनाथ कुम्हारिन और ये शहर का रईस युवक, यह रिश्ता गांव के लिए अपशकुन लाएगा, वे कानाफूसी करते। एक शाम जब आर्यमन और अनिका नदी किनारे बैठकर मिट्टी के बारे में बात कर रहे थे, आर्यमन ने अचानक हिम्मत जुटाई और अनिका का हाथ थाम लिया। अनिका, उन्होंने धीमी गंभीर आवाज में कहा, मैं तुम्हें सूर्य बनकर धोखा नहीं देना चाहता। तुम जानती हो कि मैं कौन हूं, है ना? अनिका ने अपना हाथ वापस नहीं खींचा। उसने आसमान में उगते चंद्रमा की ओर देखा और कहा, मैं तुम्हारी आंखों में सत्य देखती हूं आर्यमन। तुम ही मेरे लिए सूर्य हो, चाहे तुम युवराज बनो या साधारण कलाकार। मैं तुमसे प्रेम करता हूं अनिका, आर्यमन ने बिना झिझक के कहा। मैं जानता हूं कि हमारे बीच एक बड़ी खाई है, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अनिका की आंखें भर आईं। ये वो सच्चाई थी जिसे वो जानती थी, लेकिन सुनना नहीं चाहती थी। ये असंभव है आर्यमन। मैं मिट्टी हूं और तुम सोना। हमारी दुनियाएं कभी नहीं मिल सकती। तुम्हारी माँ, तुम्हारा राजधर्म, कोई भी हमें स्वीकार नहीं करेगा। मैं हर दीवार तोड़ दूंगा, आर्यमन ने दृढ़ता से कहा। मेरे लिए तुम मेरी दुनिया हो। अनिका ने उसे समय देने को कहा। वो जानती थी कि उसके लिए ये फैसला सिर्फ उसके दिल का नहीं, बल्कि उसके और आर्यमन के पूरे भविष्य का सवाल था। लेकिन उसी रात अनिका के जीवन में एक भयानक सस्पेंस ने दस्तक दी। जब वो अपने घर में अकेली थी, दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। दरवाज़ा खोलने पर बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक मिट्टी का छोटा सा दिया पड़ा था, जो अनिका के माता पिता के बनाए हुए दियों जैसा ही था। दिए में एक जला हुआ कागज का टुकड़ा था। अनिका ने कांपते हाथों से वो टुकड़ा उठाया और पढ़ा। उस पर केवल 3 शब्द खुदे थे, धुंध बीमारी नहीं थी। अनिका सन्न रह गई। धुंध बीमारी से उसके माता पिता की मृत्यु हुई थी, ये तो पूरे गांव का सच था। लेकिन ये संदेश क्या कह रहा था? अगर ये बीमारी नहीं थी, तो क्या ये हत्या थी? और किसने की? उस रात अनिका की नींद और उसके दिल का चैन हमेशा के लिए खो गया। उसका प्रेम और उसकी कला अब एक खतरनाक गुप्त जांच की ओर मुड़ गई थी। धुंध बीमारी नहीं थी। ये छोटा जला हुआ संदेश अनिका के दिल में एक जलते हुए सवाल की तरह धंस गया। पूरी रात उसने उस कागज के टुकड़े को देखा। उसके मन में उसके माता पिता की यादें थी, और अब ये भयानक संदेह कि उनकी मृत्यु प्राकृतिक नहीं थी। अनिका ने उस रात फैसला कर लिया कि वो केवल अपने प्रेम की लड़ाई नहीं लड़ेगी, बल्कि अपने माता पिता की मृत्यु के पीछे के सत्य को भी खोजेगी। उसने महसूस किया कि उसका अपूर्ण शांति कलश अब न्याय कलश बनने की मांग कर रहा है। अगली सुबह जब आर्यमन अनिका से मिलने आए, तो अनिका की आंखों में सामान्य प्रेम की चमक नहीं, बल्कि एक गहरी उलझी हुई चिंता थी। उसने नदी किनारे एकांत में आर्यमन को वो जला हुआ कागज का टुकड़ा दिखाया और पूरी बात बताई। आर्यमन ने जब वो संदेश पढ़ा, तो उनका शाही दिमाग तुरंत सक्रिय हो गया। ये बहुत गंभीर है अनिका। अगर ये सच है, तो इसका मतलब है कि किसी ने तुम्हारे माता पिता की कला, उनकी प्रसिद्धि या किसी गुप्त कारण से उन्हें रास्ते से हटाया है। और जिसने भी ये संदेश छोड़ा है, वो तुम्हारे करीब है, क्योंकि उसने तुम्हारे माता पिता के दिए का इस्तेमाल किया। मैं क्या करूं आर्यमन? गांव वाले अभी भी इसे महामारी मानते हैं। अगर मैं ये बात किसी को बताती हूं, तो वे मुझे पागल समझेंगे, अनिका ने कांपते हुए कहा। आर्यमन ने उसे दिलासा दिया, तुम अकेली नहीं हो। अब ये हमारा साझा रहस्य है। हम इस पर बहुत सावधानी से काम करेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि तुम्हारे माता पिता के पास ऐसा क्या था जो किसी को उनसे छीनना था। अनिका ने याद करते हुए बताया कि उसके माता पिता गांव के सबसे कुशल कारीगर थे और उन्हें वरदान माटी के रहस्यों की सबसे ज्यादा जानकारी थी। गांव में अफवाह थी कि दीनदयाल ने एक बार एक मायावी पत्थर के बारे में बात की थी, जिसे अगर मिट्टी में मिला दिया जाए तो वो कलाकृति को अमर बना देता है। मेरे पिता हमेशा कहते थे कि वे उस पत्थर की तलाश में हैं, ताकि शिल्पग्राम की कला को एक नया जीवन दे सकें। आर्यमन की जिज्ञासा और बढ़ गई। मायावी पत्थर? हो सकता है यह पत्थर ही हत्या का कारण हो। हमें तुम्हारे माता पिता के पुराने सामान और अप्रकाशित कलाकृतियों को देखना होगा। जहां आर्यमन और अनिका अपने रहस्य को सुलझाने में लगे थे, वहीं महल में सेनापति वीरभद्र अपने षड्यंत्र को बुन रहा था। वीरभद्र ने अपने जासूसों के जरिए ये पता लगा लिया कि युवराज आर्यमन का गांव में आना जाना बढ़ गया है और वह कुम्हारिन अनिका से बहुत जुड़ा हुआ है।
वीरभद्र ने अपनी माँ रानी जयश्री को यह खबर देने से पहले स्थिति को और गंभीर बनाने का फैसला किया। उसने अपने सबसे चालाक सेवक को शिल्पग्राम भेजा और उसे गांव के उन रूढ़िवादी और ईर्ष्यालु कुम्हारों को फुसलाने का काम दिया जो पहले ही अनिका से नाराज थे। वीरभद्र ने अफवाह फैलाई कि अनिका ने किसी गुप्त जादू का इस्तेमाल करके युवराज को अपने वश में कर लिया है ताकि वो उनसे शादी करके राजमहल में प्रवेश पा सके। वो लड़की धुंध बीमारी से नहीं मरी, बल्कि उसने अपनी जादू टोने की शक्ति से गांव पर कहर बरपाया है। वीरभद्र के आदमी गांव में अंधेरे में ये अफवाहें फैलाकर गायब हो जाते। जल्द ही गांव में अनिका के खिलाफ भय और गुस्सा फैलने लगा। लोगों ने उसकी कला को संदेह की दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। वे कहते, उसकी कला में इतनी गहराई क्यों है? ये जादू ही होगा। एक दोपहर जब अनिका अपने घर में काम कर रही थी, कुछ गांव वाले अचानक उसके घर के बाहर जमा हो गए। उनके हाथों में लाठियां थीं और उनकी आंखों में क्रोध था। वे चिल्लाने लगे, जादूगरनी, युवराज को हमारे गांव की सादगी से दूर करो। तुम राजमहल की रानी नहीं बन सकती। अनिका डर गई। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और अंदर से चाक पकड़ लिया। उसे समझ नहीं आया कि ये अचानक क्या हो गया। यह भीड़ पहले उसके माता पिता का सम्मान करती थी। ठीक उसी समय आर्यमन एक जरूरी राजसी काम निपटाकर अपने घोड़े पर गांव की ओर आ रहे थे। दूर से ही उन्हें गांव में शोर और अनिका के घर के बाहर जमा भीड़ दिखाई दी। आर्यमन का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि ये किसी की सोची समझी साजिश है। आर्यमन ने तेजी से अपना घोड़ा दौड़ाया और भीड़ के बीच पहुंच गए। उनकी आंखें आग उगल रही थीं। हालांकि उन्होंने साधारण वस्त्र पहने थे, लेकिन उनकी शाही मुद्रा और उनकी आवाज की दृढ़ता ऐसी थी कि भीड़ एक पल के लिए सहम गई। तुम लोग क्या कर रहे हो? आर्यमन गरज कर बोले, ये एक कलाकार का घर है। कौन तुम्हें इस निर्दोष लड़की को परेशान करने के लिए उकसा रहा है? भीड़ के नेता ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, ये जादूगरनी है। इसने युवराज को बहका लिया है। आर्यमन ने अपनी पहचान बताए बिना लेकिन पूरी दृढ़ता से कहा, युवराज का मन यहां नहीं है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर तुम में से किसी ने इस घर या इस लड़की को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसे सूर्यगढ़ की सेना के कठोरतम दंड का सामना करना पड़ेगा। अब यहां से चले जाओ। आर्यमन की शाही धमकी काम कर गई। भीड़ डरकर तितर बितर हो गई, लेकिन जाते जाते उनके मन में अनिका के लिए शक और नफरत का बीज बो गई। अनिका ने दरवाजा खोला और आर्यमन को देखकर उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने धीरे से कहा, यह सब मेरे कारण हो रहा है। ये शायद वीरभद्र या कोई और कर रहा है ताकि तुम मुझसे दूर रहो। आर्यमन ने अनिका को गले लगाया और कहा, नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं है। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम सच के बहुत करीब पहुंच रहे हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारे माता पिता की मृत्यु और ये अफवाह सब आपस में जुड़ा हुआ है। अब हमें और तेजी से काम करना होगा। पर अब कहाँ देखें? अनिका ने पूछा। आर्यमन ने गहरी सांस ली और बोले, तुम्हारे पिता का सबसे छुपा हुआ संग्रह है। मुझे लगता है कि मायावी पत्थर के बारे में कोई राज जरूर उनके अप्रकाशित काम में छिपा होगा। और हाँ अनिका, अब तुम्हारे पास और मेरे पास समय बहुत कम है। आर्यमन जानते थे कि ये सारी घटना अब सीधे महल तक पहुंचेगी और रानी मां की प्रतिक्रिया भयानक होगी। वीरभद्र ने अपना पहला दांव चल दिया था। अगला दांव निश्चित रूप से सीधा और घातक होगा। आर्यमन और अनिका समझ गए थे कि अब उनका प्यार और अनिका के माता पिता की मौत का रहस्य एक ही धागे में बंध गया है। वीरभद्र का षड्यंत्र एक स्पष्ट संकेत था कि वे सच के बहुत करीब पहुंच रहे हैं। उनके पास अब छुपने या पीछे हटने का समय नहीं था। तुम्हारे पिता का सबसे छुपा हुआ संग्रह कहाँ है? आर्यमन ने अनिका से पूछा, जो अभी भी भीड़ के हमले से भयभीत थी। अनिका ने उसे घर के पीछे एक छोटी पुरानी कार्यशाला की ओर इशारा किया, जिसे उसके पिता ने केवल अपने सबसे निजी और महत्वपूर्ण कार्यों के लिए इस्तेमाल किया था। पिताजी कहते थे कि इस कार्यशाला की मिट्टी में एक खास ऊर्जा है। जब तक वो जीवित थे, वहां मेरे अलावा किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। वे दोनों कार्यशाला के अंदर गए। ये जगह अंधेरी धूल भरी थी, लेकिन मिट्टी की एक पुरानी गहरी खुशबू से भरी थी। चारों ओर लकड़ी के बक्से, अधूरे चाक और टेराकोटा की अपरिचित आकृतियां बिखरी थीं। अनिका ने एक पुराने मजबूत लकड़ी के संदूक की ओर इशारा किया, जो जमीन के एक कोने में छुपा था। ये उनका निजी संदूक था। इसमें उनकी सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती थीं। संदूक पर ताला लगा था, लेकिन अनिका को याद आया कि उसके पिता ने चाबी हमेशा एक पुराने सूखे वरदान माटी के गणेश की मूर्ति के नीचे रखी थी। उसने मूर्ति हटाई और चाबी निकालकर संदूक खोला। अंदर सिक्कों या गहनों के बजाय उन्हें 3 चीजें मिलीं। एक पीली पड़ी हुई पत्तियों का एक बंडल जिन पर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा था। 2
एक अजीब अपूर्ण मिट्टी की पट्टिका जिस पर ज्यामितीय डिजाइन खुदे थे। 3 और सबसे महत्वपूर्ण, एक पुराना चमड़े का नक्शा। आर्यमन ने नक्शा उठाया। वह सूर्यगढ़ राज्य के बाहरी इलाके, विशेष रूप से पश्चिमी घाट के घने जंगलों को दर्शाता था। नक्शे पर कई अजीबोगरीब निशान और प्रतीक बने थे, जिनमें से एक प्रतीक बहुत स्पष्ट था, एक चमकता हुआ मायावी पत्थर। उस पत्थर के पास एक बिंदु पर शक्ति का स्रोत खुदा था। ये नक्शा ही वो रहस्य है जिसके कारण मेरे माता पिता मारे गए होंगे, अनिका ने कांपते हुए कहा। किसी ने सोचा होगा कि वे मायावी पत्थर की तलाश में हैं, और अगर उन्हें यह मिल गया तो उनकी कला इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि वे राजमहल की कला को भी पीछे छोड़ देंगे। आर्यमन ने नक्शे की गहराई से जांच की। नक्शे का शक्ति का स्रोत वाला बिंदु सूर्यगढ़ की राजधानी से बहुत दूर अमरकानन नामक एक प्राचीन रहस्यमय जंगल की ओर इशारा कर रहा था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कई सदियों पुराने मंदिर और गुप्त रास्ते छिपे हैं। आर्यमन ने अनिका की ओर देखा। अनिका, तुम्हारे पिता इस मायावी पत्थर को ढूंढ रहे थे, और ये नक्शा बताता है कि वो जंगल में कहीं छिपा है। अगर हम इसे ढूंढ लेते हैं तो हम न केवल तुम्हारे पिता के सपने को पूरा करेंगे, बल्कि धुंध बीमारी के पीछे के सच को भी जान पाएंगे। तभी कार्यशाला के दरवाजे पर एक तेज खटखटाहट हुई। यह आर्यमन के एक निजी सैनिक प्रताप थे, जो भेष बदलकर गांव में आर्यमन की सुरक्षा के लिए तैनात थे। युवराज, प्रताप ने फुसफुसाते हुए कहा, माफ करना, मैंने आपकी गुप्त बैठक में बाधा डाली, लेकिन महल से बहुत बुरी खबर आई है। रानी मां को आपके और अनिका जी के बारे में सारी बात पता चल गई है। सेनापति वीरभद्र ने जानबूझकर यह खबर इस तरह पहुंचाई है कि रानी मां को लगे कि अनिका ने जादू टोना किया है। रानी मां बहुत क्रोधित हैं और उन्होंने तुरंत आपको वापस आने का आदेश दिया है। वह अनिका को राज्य से निर्वासित करने की योजना बना रही हैं। आर्यमन का चेहरा गुस्से और चिंता से भर गया। वीरभद्र ने चाल चल दी थी और अब उनकी मां रानी जयश्री सीधे उनकी राह में खड़ी थीं। यह मेरे और तुम्हारे बीच की लड़ाई है अनिका, आर्यमन ने दृढ़ता से कहा। रानी मां का क्रोध बहुत बड़ा है, लेकिन मैं उन्हें मनाऊंगा। नहीं आर्यमन, अनिका ने नक्शा अपने हाथ में लिया। वह तुम्हारी मां है और वह तुम्हें मुझसे दूर करने के लिए कुछ भी करेंगी। मुझे लगता है कि यह नक्शा ही हमारा एकमात्र सहारा है। अगर मैं इस मायावी पत्थर से एक ऐसी कलाकृति बना सकी जो उनकी शक्ति और अहंकार से बड़ी हो, तभी वो हमें स्वीकार करेंगी। आर्यमन ने अनिका के साहस को देखा। तुम सही कह रही हो, हमें चुनौती स्वीकार करनी होगी। मैं महल वापस जाता हूं और अपनी मां को शांत करने की कोशिश करता हूं, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं वापस आऊंगा और हम दोनों मिलकर इस नक्शे पर दिए गए शक्ति के स्रोत की तलाश में अमरकानन जाएंगे। आर्यमन ने जाने से पहले अनिका को अपने परिवार का एक छोटा गुप्त तावीज दिया। जब तक मैं वापस नहीं आता, इसे अपने पास रखना, ये तुम्हें हर खतरे से बचाएगा। जैसे ही आर्यमन गांव से निकले, अनिका ने नक्शे को अपने पास कसकर रख लिया। उसके सामने 2 रास्ते थे, या तो निर्वासित होकर भाग जाना, या अपने माता पिता के रहस्य को सुलझाने और अपने प्रेम को बचाने के लिए उस मायावी पत्थर की तलाश में अमरकानन की खतरनाक यात्रा शुरू करना। उसने दूसरा रास्ता चुना। उस रात अनिका ने उस पुराने संदूक से निकली मिट्टी की पट्टिका को ध्यान से देखा, जिस पर अजीब ज्यामितीय डिजाइन खुदे थे। उसने महसूस किया कि वो डिजाइन उसके अपूर्ण शांति कलश के डिजाइन से हूबहू मिलते थे, जैसे कि वो पट्टिका उस कलश का गुप्त कोड हो। अनिका ने उस पट्टिका को लेकर अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। महल पहुंचने पर युवराज आर्यमन का स्वागत रानी मां जयश्री ने बर्फ सी ठंडी चुप्पी और क्रूर क्रोध के मिश्रण से किया। रानी जयश्री एक शक्तिशाली और घमंडी महिला थीं, जिनके लिए राजपरिवार की इज्जत और शुद्ध रक्त सबसे ऊपर था। आर्यमन, रानी का स्वर महल के गलियारों में गूंज उठा। तुम्हारी ये क्या बचकानी हरकत है? एक साधारण कुम्हारिन के पीछे अपना समय और सम्मान बर्बाद कर रहे हो? क्या तुम्हें अपनी राजसी जिम्मेदारियां याद नहीं हैं? मां, आर्यमन ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, अनिका कोई साधारण लड़की नहीं है। वो असाधारण प्रतिभा की धनी है और मैं उससे प्रेम करता हूं। रानी जयश्री जोर से हंसी, जो दर्द और तिरस्कार से भरी थी। प्रेम? राजघराने के राजकुमारों के लिए प्रेम राजनीतिक गठबंधन होता है बेटा। वो लड़की तुम्हें जादू टोने से वश में कर रही है, जैसा कि वीरभद्र ने सही बताया है। वीरभद्र झूठ बोल रहा है, आर्यमन क्रोधित हो उठे। ये उसकी साजिश है। वो हमारे रिश्ते का इस्तेमाल करके मुझे सिंहासन से दूर करना चाहता है। वीरभद्र मेरा वफादार सेनापति है, रानी ने आंखें सिकोड़ लीं। और मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनूंगी। मैं तुम्हें अंतिम आदेश देती हूँ, उस कुम्हारिन को भूल जाओ। मैंने पहले ही उसे राज्य से बाहर निकालने के आदेश दे दिए थे। आर्यमन का दिल बैठ गया। उन्होंने कहा, आप ऐसा नहीं कर सकती माँ।
अगर अनिका को राज्य से निकाला गया तो मैं भी राजपाट छोड़कर उसके साथ चला जाऊंगा। मैं अपना राजधर्म छोड़ सकता हूं, पर अपना प्रेम नहीं। रानी जयश्री स्तब्ध रह गईं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका आज्ञाकारी पुत्र इतना विद्रोही हो जाएगा। उन्हें पता था कि आर्यमन का सिंहासन पर होना सूर्यगढ़ के लिए जरूरी है। खासकर वीरभद्र की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए उन्हें अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। ठीक है आदित्य, रानी ने कठोरता से कहा, अगर तुम इतने ही जिद्दी हो तो मैं तुम्हें एक मौका देती हूं, लेकिन यह मौका सिर्फ उस कुम्हारिन के लिए है। आर्यमन ने उत्सुकता से पूछा, कैसा मौका मां? रानी जयश्री अपने सिंहासन से उठी और एक भयानक मुस्कान के साथ बोली, उसे साबित करना होगा कि वो तुम्हारी रानी बनने के लायक है। मैं उसे एक ऐसी चुनौती दूंगी जो असंभव होगी। अगर वो उसे पूरा कर लेती है और केवल तभी मैं तुम्हारे विवाह को स्वीकार करूंगी। अगर वो विफल हुई तो तुम हमेशा के लिए उसे भूल जाओगे और वो ससम्मान इस राज्य से विदा हो जाएगी। आर्यमन को यह शर्त खतरनाक लगी, लेकिन उन्हें अनिका की कला और दृढ़ संकल्प पर पूरा भरोसा था। मुझे शर्त मंजूर है, वो चुनौती क्या है? रानी जयश्री ने एक पल सोचा, उनकी आंखें चमक उठीं। वो चुनौती है अमर कलश। उसे एक ऐसा कलश घड़ा बनाना होगा जो 1 कभी न टूटे, चाहे उसे कितनी भी ऊंचाई से फेंका जाए। 2 हमेशा भरा रहे, उसके भीतर का पानी कभी न सूखे और न ही रिसकर कम हो। 3 और सबसे महत्वपूर्ण, वो कलश उस शक्ति का प्रतीक होना चाहिए जो सूर्यगढ़ को हमेशा महान बनाए रखे। रानी ने अंतिम वाक्य पर जोर दिया। उसके पास केवल 7 दिन हैं। अगर 7वें दिन वो अमर कलश महल में पेश नहीं कर पाई तो तुम्हारा प्रेम यहीं खत्म हो जाएगा। आर्यमन ने तुरंत अनिका को संदेश भिजवाने के लिए अपने भरोसेमंद सैनिक प्रताप को शिल्पग्राम भेजा। जब प्रताप अनिका तक रानी मां का अल्टीमेटम लेकर पहुंचे, अनिका ने शांत होकर चुनौती सुनी। उसने तुरंत समझ लिया कि ये अमर कलश की मांग उसके माता पिता के मायावी पत्थर की तलाश के साथ जुड़ी हुई है। रानी अनजाने में ही सही उसे शक्ति के स्रोत की ओर धकेल रही थीं। अनिका ने दृढ़ता से प्रताप से कहा, अपने युवराज से कहना कि मैं ये चुनौती स्वीकार करती हूं, लेकिन मुझे पता है कि ये साधारण मिट्टी से संभव नहीं है। मुझे अपने माता पिता के नक्शे पर दिए गए शक्ति के स्रोत की तलाश में जाना होगा। 7 दिन का समय है और मैं उसे व्यर्थ नहीं कर सकती। अनिका ने प्रताप से कहा कि वो आर्यमन को इस बात की सूचना दे दे कि वो अमरकानन के लिए निकल रही है। उसने अपना पुराना चमड़े का नक्शा उठाया और अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उसे पता था कि जंगल में 7 दिनों के भीतर मायावी पत्थर ढूंढना और अमर कलश बनाना लगभग नामुमकिन है, लेकिन उसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं था, सिवाय उसके माता पिता के रहस्य और आर्यमन के प्रेम के। इधर महल में वीरभद्र को जब इस चुनौती के बारे में पता चला तो वो हंस पड़ा। अमर कलश? यह पागलपन है। कोई भी कुम्हारिन ऐसा कलश नहीं बना सकती। युवराज का प्यार और उस लड़की का जीवन दोनों 7 दिनों में खत्म हो जाएंगे। लेकिन वीरभद्र इतना मूर्ख नहीं था कि वो अनिका की प्रतिभा को कम आके। उसे शक था कि अनिका के पास कोई गुप्त जानकारी हो सकती है। उसने तुरंत अपने सबसे क्रूर और चालाक गुप्तचर कालिया को बुलाया। वीरभद्र ने कालिया से कहा, वो लड़की अमरकानन की तरफ जा रही है, किसी भी कीमत पर उसे रोको। अगर उसके पास कोई नक्शा या कोई रहस्य है तो उसे छीन लो। वो अमर कलश नहीं बनना चाहिए। और सुनो, यह काम ऐसा होना चाहिए कि किसी को शक न हो कि यह मेरी योजना है। उसे चुपचाप खत्म कर दो ताकि लगे कि वो जंगल के खतरों का शिकार हो गई। वीरभद्र ने शर्त रखी, लेकिन उसका असली इरादा अनिका को चुनौती पूरा करने से पहले ही रास्ते से हटाना था। उसने अपनी चाल चल दी थी और अब अमरकानन का रास्ता अनिका के लिए एक प्रेम की परीक्षा नहीं बल्कि मौत का जाल बन चुका था। अनिका अपने नक्शे और एक छोटे से ताबीज के साथ अमरकानन के घने और रहस्यमय जंगल की ओर निकल पड़ी। अनिका ने 7 दिनों की चुनौती स्वीकार कर ली थी। उसके पास आर्यमन का तावीज था, अपने माता पिता का नक्शा था और उससे भी ज्यादा अपने प्रेम को साबित करने की अदम्य इच्छा थी। उसने एक छोटी सी पोटली में कुछ सूखे फल और मिट्टी के औजार रखे और सूर्यगढ़ राज्य के सबसे प्राचीन और भयावह जंगल अमरकानन की ओर चल पड़ी। अमरकानन का नाम यद्यपि अमर था, पर यह अपने अनगिनत खतरों और रहस्यमय गुमशुदगियों के लिए बदनाम था। जंगल इतना घना था कि दिन में भी सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। यहाँ की हवा में एक अजीब नम और पुरानी ऊर्जा का एहसास होता था। जैसे ही अनिका ने जंगल की सीमा पार की, उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अंदर खींच रही है। उसने तुरंत आर्यमन का तावीज अपने गले में कसकर पकड़ लिया और अपने पिता के नक्शे को खोलकर दिशा पहचानने की कोशिश की। नक्शा पुराना था, लेकिन शक्ति का स्रोत का प्रतीक अब उसके सामने चुनौती बनकर खड़ा था। अनिका अकेली थी, लेकिन उसके कदम दृढ़ थे। उसने खुद से कहा, यह मिट्टी, मेरा प्रेम और मेरे माता पिता का रहस्य,
इन तीनों की रक्षा के लिए मुझे इस चुनौती को पार करना होगा। जंगल का रास्ता उम्मीद से कहीं ज्यादा कठिन था। हर तरफ जहरीली लताएं, गहरी दलदलें और टूटे हुए काई लगे पत्थर थे। जंगल में जंगली जानवरों की अजीबोगरीब आवाजें गूंज रही थीं। पहले दिन दोपहर होते होते अनिका एक विशालकाय वृक्ष के नीचे विश्राम करने बैठी। उसने अपने पास मौजूद मिट्टी की पट्टिका, जिस पर ज्यामितीय डिजाइन खुदे थे, निकाली और नक्शे से उसका मिलान करने लगी। उसे लगा कि पट्टिका पर खुदे डिजाइन नक्शे के रास्तों को समझने में मदद कर रहे हैं, जैसे कि वो पट्टिका कोई गुप्त कुंजी हो। जैसे ही वो पट्टिका पर ध्यान केंद्रित कर रही थी, पीछे से पत्तियों की सरसराहट सुनाई दी। ये कोई जानवर नहीं था। अनिका ने तुरंत तावीज को छुआ और सतर्क हो गई। तभी दो क्रूर और भारी भरकम आदमी उसके सामने आ गए। वे वीरभद्र के गुप्तचर कालिया के आदमी थे। ए लड़की, तू कहाँ जा रही है? उनमें से एक ने खुरदरी आवाज में पूछा। हम जानते हैं कि तेरे पास कुछ खास है। अनिका ने डरने का नाटक किया। मैं तो बस जड़ी बूटियां ढूंढ रही हूं। झूठ। दूसरे आदमी ने उसकी पोटली छीनने की कोशिश की। हमें पता है कि तू युवराज के लिए कोई जादुई चीज बनाने निकली है। वो नक्शा और तावीज हमें दे दे। अनिका समझ गई कि ये वीरभद्र के भेजे हुए लोग हैं। उसने फुर्ती से अपने हाथ में मौजूद मिट्टी की पट्टिका को जमीन पर जोर से फेंक दिया। जैसे ही पट्टिका जमीन से टकराई, वो चूर चूर हो गई और उससे एक तीखी चमकीली पीली रोशनी निकली, जो कुछ पलों के लिए उन हमलावरों की आंखों को चौंधिया गई। हमलावर क्षण भर के लिए अंधे हो गए। अनिका ने इस मौके का फायदा उठाया और नक्शे तथा अपनी पोटली को लेकर घने जंगल में भाग गई। पकड़ो उसे। वो जादूगरनी भाग गई। हमलावर चिल्लाए, लेकिन वे अभी भी कुछ देर के लिए ठीक से देख नहीं पा रहे थे। अनिका जानती थी कि वो ज्यादा देर तक उन प्रशिक्षित गुप्तचरों से छिप नहीं पाएगी। भागते भागते वो एक ऊबड़ खाबड़ चट्टानी क्षेत्र में पहुंची। अचानक उसके पैर एक टूटी हुई चट्टान पर फिसले और वो एक छोटी छिपी हुई खाई में गिर गई। चोट तो ज्यादा नहीं लगी, लेकिन उसका नक्शा उसके हाथ से छूटकर खाई में बह रही एक पतली धारा में गिर गया और तेजी से बहने लगा। अनिका ने हताश होकर देखा कि उसका एकमात्र मार्गदर्शक उससे दूर जा रहा है। वो तुरंत खाई से बाहर निकली और नक्शे का पीछा करने लगी। वो बहती धारा नक्शे को लेकर एक अंधेरी संकरी गुफा के प्रवेश द्वार पर जाकर रुक गई। नक्शा गुफा के प्रवेश पर एक कोने में फंस गया था। बाहर कालिया और उसके आदमी पीछा करते हुए आ पहुंचे। उन्होंने अनिका को गुफा के पास देखा। वो रही, उसे भागने मत दो, कालिया ने आदेश दिया। अनिका के पास अब दो ही रास्ते थे, या तो कालिया के सामने आत्मसमर्पण करना या उस अंधेरी और रहस्यमय गुफा में प्रवेश करना जिसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। उसने अपने दिल की धड़कन को नियंत्रित किया। उसे याद आया कि उसके पिता ने कहा था, जब हर रास्ता बंद हो जाए तो मिट्टी से पूछो। उसने अपनी पोटली से थोड़ी सी वरदान माटी निकाली और उसे गुफा के प्रवेश द्वार पर रखा। मिट्टी को स्पर्श करते ही अनिका को एक क्षणिक दृष्टांत मिला। उसे लगा जैसे गुफा के भीतर की दीवारें उससे बात कर रही हैं और उसे एक विशेष चमकीले पत्थर की ओर इशारा कर रही हैं। ये दृष्टि एक चेतावनी भी थी कि गुफा में खतरा है, लेकिन समाधान भी वहीं है। आंखें मूंद कर अनिका ने साहस जुटाया, बहते नक्शे को उठाया और कालिया के आने से पहले उस अंधेरी अज्ञात गुफा के भीतर तेजी से प्रवेश कर गई। कालिया और उसके आदमी गुफा के मुहाने पर पहुंचे, लेकिन भीतर के भयावह अंधेरे और अनजानी आवाजों के कारण वे क्षण भर के लिए ठिठक गए। उन्हें पता था कि इस गुफा के भीतर क्या क्या खतरे हो सकते हैं और वे बिना मशाल के अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। अनिका अब अमरकानन के रहस्यमय गुफा तंत्र में फंस चुकी थी और उसके पास 7 दिनों में से एक दिन कम हो चुका था। मायावी पत्थर की तलाश और रानी मां की शर्त का बोझ अब उसके कंधों पर था। अनिका अंधेरी गुफा के भीतर भागी जा रही थी। कालिया और उसके आदमियों की क्रूर आवाजें पीछे छूट चुकी थीं, लेकिन गुफा के भीतर का सन्नाटा और भी डरावना था। हवा ठंडी और नम थी और उसकी हर सांस की आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर लौट रही थी। उसके पास एकमात्र सहारा आर्यमन का तावीज था, जो हल्की सी चमक छोड़ रहा था। उसने अपने पैरों के नीचे उस पुरानी मिट्टी की पट्टिका के टुकड़ों को महसूस किया, जिसे उसने कालिया के आदमियों को विचलित करने के लिए तोड़ दिया था। पट्टिका नष्ट हो गई थी, लेकिन उसके टूटने से निकली चमकीली पीली रोशनी ने अनिका के दिमाग में एक बात बैठा दी थी। यह मिट्टी साधारण नहीं है, इसमें प्रतिक्रिया करने की शक्ति है। नक्शा उसके हाथ में था, लेकिन इस घनघोर अंधेरे में वो उसे पढ़ नहीं सकती थी। उसे याद आया कि गुफा में प्रवेश करने से पहले मिट्टी को छूने पर उसे एक पत्थर की झलक मिली थी। वो जानती थी कि उसे भीतर के संकेतों पर भरोसा करना होगा। गुफा का रास्ता धीरे धीरे नीचे की ओर उतरता गया। अचानक अनिका को जमीन पर कुछ चिकना महसूस हुआ। उसने नीचे देखा और पाया कि गुफा की दीवारें और फर्श एक अजीब हरे रंग की काई से ढके हुए थे।
इस काई से एक मंद नीली रोशनी निकल रही थी, जिससे गुफा के अंदर का दृश्य हल्का फुल्का दिखाई देने लगा। इस रोशनी में अनिका ने देखा कि गुफा की दीवारों पर प्राचीन चित्र खुदे हुए थे। ये चित्र किसी देवता या राजा के नहीं थे, बल्कि एक कुम्हार और उसके चाक के थे। एक चित्र में कुम्हार एक विशेष कलश बना रहा था और अगले चित्र में वो कलश एक चमकते हुए पत्थर को अपनी मिट्टी में मिला रहा था। अनिका की सांसें तेज हो गईं। यह उसके माता पिता के मायावी पत्थर की कहानी थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ी, चित्र और भी स्पष्ट होते गए। अंतिम चित्र सबसे रहस्यमय था। इसमें कुम्हार ने कलश बना लिया था और वो कलश हवा में तैर रहा था। कुम्हार के पीछे एक छिपा हुआ दरवाजा दिखाई दे रहा था, जिसके पास एक शक्ति का स्रोत जैसा प्रतीक खुदा था, ठीक वैसा ही जैसा उसके नक्शे पर था। अनिका ने उस चित्र के पास रुककर अपने नक्शे का मिलान किया। सब कुछ मेल खा रहा था। ये गुफा उसके माता पिता के रहस्य और अमर कलश की कुंजी थी। उसने दीवार पर खुदे उस छिपे हुए दरवाजे को ढूंढना शुरू किया। दीवारें चिकनी थीं, लेकिन अनिका ने उस जगह को टटोला जहां चित्र में दरवाजा बना था। उसे एक छोटा सा गोल गड्ढा महसूस हुआ। उस गड्ढे में एक खास आकार की मिट्टी की पट्टिका फिट हो सकती थी, जैसे कोई गुप्त ताला। अनिका ने उदास होकर सोचा कि अगर उसकी पट्टिका टूटी नहीं होती तो वो यहाँ फिट हो जाती। वो लगभग हार मान चुकी थी। तभी उसे याद आया कि उसके माता पिता ने एक बार कहा था, सबसे महत्वपूर्ण चीज हमेशा तुम्हारे पास होती है। अनिका ने अपनी पोटली खोली और उसमें से अपनी सबसे प्यारी और सबसे पुरानी मिट्टी का औजार निकाला, एक छोटी नुकीली लकड़ी की शलाका, जिसे उसके पिता ने उसे बचपन में दिया था। उसने उस शलाका को ध्यान से देखा। उसका ऊपरी हिस्सा बिल्कुल उसी ज्यामितीय आकार का था जो टूटी हुई पट्टिका पर खुदा था। उसने औजार को गड्ढे में डाला और हल्के से घुमाया। एक धीमी गहरी गर्जना हुई। गुफा की दीवारें हिलने लगीं और धीरे धीरे पत्थर का एक हिस्सा भीतर की ओर धंस गया, जिससे एक संकरा अंधेरा रास्ता खुल गया। अनिका ने उस नए रास्ते में प्रवेश किया। ये रास्ता एक बड़े खुले कक्ष में जाकर खुला। कक्ष की छत से एक प्राकृतिक झरना नीचे गिर रहा था और उस झरने का पानी एक छोटे चमकदार मिट्टी के ढेर पर गिर रहा था। उस मिट्टी में एक अद्भुत आकाशीय नीली चमक थी। अनिका जानती थी यह मायावी पत्थर नहीं था, बल्कि वो शक्ति का स्रोत था जिसके बारे में उसके पिता ने बात की थी। ये वो जादुई मिट्टी थी जो मायावी पत्थर के प्रभाव से अमर हो चुकी थी। अनिका ने उत्सुकता से उस मिट्टी को छुआ। मिट्टी छूने में चिकनी और गर्म थी। जैसे ही उसने मिट्टी उठाई, एक अदृश्य ऊर्जा उसके शरीर में दौड़ गई। उसे लगा जैसे उसके माता पिता की सारी कला और ज्ञान उसके हाथों में उतर आया है। लेकिन तभी गुफा के मुख्य द्वार से कुछ आवाजें आईं। कालिया और उसके आदमी मशाल लेकर भीतर प्रवेश कर चुके थे। वे अंधेरे और खतरे से लड़ते हुए आखिरकार अनिका तक पहुंच गए थे। वहां वो रही और उसने मिट्टी भी ढूंढ ली। कालिया चिल्लाया। उसकी आंखों में लालच झलक रहा था। पकड़ो उसे, वो मिट्टी मेरी है। अनिका के पास अब केवल दो विकल्प थे, या तो मिट्टी छोड़कर भाग जाना या इस जादुई मिट्टी का उपयोग करके कालिया का सामना करना। उसके पास अब भागने का समय नहीं था। अनिका ने तेजी से उस नीली चमकदार मिट्टी का एक बड़ा हिस्सा उठाया और झरने के पानी का उपयोग करके बिना चाक के ही अपने हाथों से जल्दी जल्दी एक छोटा कलश बनाना शुरू कर दिया। उसे पता था कि ये अमर कलश नहीं है, लेकिन ये मिट्टी उसे शक्ति दे सकती थी। कालिया और उसके आदमी तेजी से उसकी ओर बढ़ रहे थे। अनिका ने कलश को जल्दी से एक मोटा आकार दिया और अपनी सारी एकाग्रता उस पर केंद्रित कर दी। उसके हाथ से ऊर्जा की एक हल्की सी नीली आभा निकलने लगी। जैसे ही कालिया उस पर झपटने वाला था, अनिका ने उस अधूरे कलश को जोर से जमीन पर फेंक दिया। मिट्टी का कलश जमीन पर नहीं टूटा, बल्कि एक तेज गूंजने वाली ध्वनि के साथ एक ऊर्जा का गोला बन गया, जिसने कालिया और उसके आदमियों को दूर धकेल दिया। ये क्या है? ये लड़की सच में जादूगरनी है, कालिया दहशत में चिल्लाया। अनिका को अपने माता पिता के ज्ञान की शक्ति का पहला एहसास हुआ। उसके पास अब शक्ति का स्रोत की मिट्टी थी और 7 दिनों में से केवल 4 दिन शेष थे। उसे अब इस गुफा से बाहर निकलना था, कालिया के चंगुल से बचना था और अमर कलश को पूरा करना था। कालिया और उसके आदमी अनिका के बनाए ऊर्जा कलश के अचानक विस्फोट से स्तब्ध होकर पीछे हट गए थे। वे बुरी तरह घायल नहीं हुए थे, लेकिन उनके मन में उस नीली चमकदार मिट्टी के प्रति एक गहरा डर बैठ गया था। उन्हें ये समझते देर नहीं लगी कि ये साधारण मिट्टी नहीं है। अनिका ने उस मौके का फायदा उठाया। उसके पास अब वो जादुई मिट्टी थी जिसे शक्ति का स्रोत कहा जाता था। उसने जल्दी से गुफा से बाहर निकलने का रास्ता खोजा, जो उसी संकरे द्वार से गुजरता था जहां से वो आई थी। कालिया अपने आदमियों को संभालता रहा और चिल्लाया, वो नहीं बचनी चाहिए। उस मिट्टी को वापस लाओ।
गुफा से बाहर निकलकर अनिका ने महसूस किया कि अमरकानन का माहौल पहले से ज्यादा शांत हो गया था, जैसे कि शक्ति का स्रोत की मिट्टी ने जंगल के खतरों को शांत कर दिया हो। वो जंगल में एक सुरक्षित और एकांत जगह ढूंढने लगी जहां वो अमर कलश का निर्माण शुरू कर सके। उसे एक घने बांस के झुरमुट के बीच एक छिपा हुआ जलकुंड मिला। ये जगह भट्टियां जलाने और काम करने के लिए उपयुक्त थी। अनिका ने अपने पास बचे हुए औजारों का उपयोग किया और तुरंत काम शुरू कर दिया। उसके पास रानी माँ की शर्त पूरी करने के लिए अब केवल 3 दिन बचे थे। अनिका ने शक्ति का स्रोत की मिट्टी को जलकुंड के शुद्ध पानी से मिलाया। उसने महसूस किया कि ये मिट्टी चाक पर घूमने के बजाय उसके हाथों में खुद ही एक आकार लेने की कोशिश कर रही है। यह उसकी कला की सबसे बड़ी परीक्षा थी। वो लगातार बिना रुके काम करती रही। हर बार जब उसके हाथ मिट्टी को आकार देते तो उसे अपने माता पिता के चेहरे दिखाई देते और आर्यमन का विश्वास उसकी प्रेरणा बन जाता। वह केवल एक कलश नहीं बना रही थी, वो अपने प्रेम, अपने परिवार के सम्मान और अपनी कला के सत्य को गढ़ रही थी। पहले दिन के अंत तक कलश ने एक अद्भुत आकार ले लिया था। वो सामान्य मिट्टी के कलश जैसा नहीं था, उसका आकार जटिल था और उसके किनारों पर वही ज्यामितीय डिजाइन उभरे थे जो टूटी हुई पट्टिका पर खुदे थे। लेकिन समस्या सूखने की थी। साधारण मिट्टी का कलश सूखने पर दरक जाता था और अमर कलश को कभी न टूटने वाला होना था। अनिका ने अपने माता पिता के पुराने नुस्खों को याद किया। उन्होंने कहा था कि वरदान माटी को अमर बनाने के लिए उसे त्रिअग्नि में पकाना जरूरी है। अनिका ने अगले दिन त्रिअग्नि का इंतजाम किया। 3 अलग अलग लकड़ियों, चंदन, देवदार और बांस की आंच जो अलग अलग तापमान पर कलश को धीरे धीरे पकाती। ये एक बहुत ही संवेदनशील प्रक्रिया थी। इधर कालिया बुरी तरह असफल होने के बाद वापस वीरभद्र के पास पहुंचा। उसने डरते डरते सारी बात बताई। अनिका ने न केवल शक्ति का स्रोत की जादुई मिट्टी ढूंढ ली, बल्कि उस मिट्टी से उसने उन पर हमला भी किया। वीरभद्र का अहंकार चूर चूर हो गया। उसने तुरंत समझ लिया कि अगर अनिका ने वो अमर कलश बना लिया तो उसका राजपाट का सपना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। रानी माँ शर्त से पीछे नहीं हटेंगी क्योंकि वह कलश राज्य के लिए शक्ति का प्रतीक बन जाएगा। गुस्से से आग बबूला होकर वीरभद्र ने एक और भयानक अंतिम दांव खेलने का फैसला किया। उसने खुद अमरकानन जाने का निर्णय लिया। कालिया, उसने आदेश दिया, तुम और तुम्हारे आदमी मेरे साथ चलेंगे। इस बार हम कोई गलती नहीं करेंगे। हम कलश बनने का इंतजार नहीं करेंगे। हम अनिका को उसी समय पकड़ेंगे जब वो उसे आग में पका रही होगी। कलश को तोड़ना नहीं है, बल्कि उसे अधपका ही चुरा लेना है और उस लड़की को खत्म कर देना है। मैं खुद इस काम को अंजाम दूंगा। वीरभद्र ने अपनी सर्वश्रेष्ठ सेना टुकड़ी और अपने निजी अंगरक्षकों को साथ लिया और सीधे अमरकानन की ओर कूच कर गया। जंगल में अनिका ने तीसरे दिन की सुबह कलश को त्रिअग्नि में रखा। अग्नि की धीमी संतुलित आंच कलश को एक अनोखी चमक दे रही थी। अनिका ने सोचा कि कलश सूखने के बाद कभी न सूखने वाले पानी की शर्त कैसे पूरी करेगा। उसने ध्यान केंद्रित किया और उसे अपने माता पिता का एक और फुसफुसाहट जैसा ज्ञान याद आया। कलश की रिक्तता ही उसकी पूर्णता है। मायावी पत्थर की शक्ति आत्मजल पैदा करती है। अनिका को लगा कि उसे कलश में एक गुप्त कक्ष बनाना होगा जहां मायावी पत्थर की ऊर्जा ही पानी का काम करेगी। लेकिन मायावी पत्थर कहाँ है? तभी अग्नि की लपटों के बीच से कलश के अंदर वही आकाशीय नीली चमक दिखाई दी जो उसने गुफा में देखी थी। शक्ति का स्रोत की मिट्टी ही मायावी पत्थर का सार थी। अनिका ने राहत की सांस ली। उसका अमर कलश लगभग तैयार था। पर जैसे ही त्रिअग्नि की आंच धीमी हुई, अनिका को पास की झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस हुई। अनिका ने देखा कि वीरभद्र और उसके सैनिक पूरी तैयारी के साथ उस पर झपटने को तैयार थे। वीरभद्र की आंखों में कोई दया नहीं थी, केवल सत्ता और ईर्ष्या का लालच था। अनिका जानती थी कि उसे अब अपनी कला और अपने अस्तित्व की अंतिम लड़ाई लड़नी होगी। उसने जल्दी से जलती हुई त्रिअग्नि से अपने हाथों को बचाते हुए लगभग तैयार हो चुके अमर कलश को बाहर निकाला। कलश अभी भी गर्म था और उसका रंग धीरे धीरे नीले से सुनहरे में बदल रहा था, लेकिन वो पूरी तरह से ठंडा होकर स्थिर नहीं हुआ था। पकड़ लो उसे, वीरभद्र ने गरज कर आदेश दिया। वीरभद्र के 2 सैनिक अनिका की ओर लपके। अनिका ने पीछे हटने के बजाय अपने चाक से चिपके हुए 2 मिट्टी के औजार उठाए। उसने उनमें से एक औजार को तुरंत शक्ति का स्रोत की मिट्टी से लपेटा और उसे अपने सामने खड़े सैनिक पर जोर से फेंक दिया। मिट्टी का औजार हवा में जाकर एक छोटे तेज नीले गोले में बदल गया और सैनिक के कवच से टकराया। सैनिक को जबरदस्त झटका लगा और वो दर्द से चीखते हुए दूर जा गिरा। ये जादू है। वीरभद्र भयभीत हुआ, लेकिन उसने अपनी तलवार खींच ली। तुम अकेले हो जादूगरनी, तुम मेरी सेना का मुकाबला नहीं कर सकती। ये जादू नहीं, ये कला है।
अनिका ने दृढ़ता से कहा। उसने अमर कलश को अपनी छाती से चिपका लिया। वीरभद्र ने सीधे अनिका की ओर दौड़ लगाई। उसकी तलवार हवा में चमक रही थी। अनिका ने छलांग लगाई और कलश को लेकर बांस के घने झुरमुटों के बीच छिप गई। वीरभद्र ने देखा कि कलश को पकड़े हुए अनिका को मारना खतरनाक हो सकता है। कलश टूटने पर उसकी योजना विफल हो सकती थी। उसने आदेश दिया, उसे जिंदा पकड़ो और कलश को सुरक्षित छीन लो। वो कलश हमारा है। अनिका जानती थी कि वो जंगल में ज्यादा देर तक भाग नहीं सकती। उसके पास अब केवल एक ही रास्ता था, कलश को अंतिम रूप देना और उसकी पूरी शक्ति का उपयोग करना। वह भागते हुए जलकुंड के पास पहुंची। उसने महसूस किया कि कलश का बाहरी हिस्सा धीरे धीरे कठोर हो रहा है। कलश में कभी न टूटने और हमेशा भरा रहने की शक्ति को स्थिर करने के लिए एक अंतिम क्रिया की जरूरत थी। उसने अपने हाथों में कलश लिया और अपनी सारी इच्छा शक्ति उस पर केंद्रित कर दी। उसने आर्यमन के प्रेम, अपने माता पिता के खोए हुए जीवन और शिल्पग्राम के सम्मान की भावना को उस कलश में भर दिया। जैसे ही वीरभद्र और उसके सैनिक झुरमुटों को तोड़ते हुए उसके पास पहुंचे, कलश ने अचानक तेज सुनहरी रोशनी छोड़ना शुरू कर दिया। कलश का नीला रंग पूरी तरह से सोने जैसा हो गया। वो दिखने में मिट्टी का कलश नहीं, बल्कि किसी धातु से बना दिव्य पात्र लग रहा था। वो बन गया। वीरभद्र चीखा, उसे अभी पकड़ो। सैनिकों ने अनिका पर हमला किया, लेकिन कलश से निकली सुनहरी रोशनी की लहर इतनी तीव्र थी कि उन्हें पीछे धकेल दिया। अनिका ने महसूस किया कि कलश ने खुद को अमर बना लिया है। अनिका ने कलश को उठाया और उसे एहसास हुआ कि कलश के भीतर का आत्मजल ऊर्जा अब स्थिर हो गया है। उसने साहस जुटाकर कलश को जमीन पर जोर से पटका। वो नहीं टूटा। उसने उसमें बांस के पत्तों से पानी भरा, लेकिन वह पानी भीतर जाते ही गायब हो गया, जबकि कलश अभी भी भरा हुआ लग रहा था। वीरभद्र की आंखें फटी रह गईं। वो अमर है। कलश मेरे हाथ से नहीं जाना चाहिए। वीरभद्र ने खुद आगे बढ़कर अपनी तलवार से अनिका पर सीधा हमला किया। अनिका ने बचने के लिए कलश को अपने सिर के ऊपर उठा लिया। तलवार की धार ने कलश को छुआ, लेकिन कलश टूटने के बजाय तलवार की धार को मोड़ दिया। वीरभद्र की तलवार उसके हाथ से छूट गई और वो जमीन पर जा गिरा। ये देखकर वीरभद्र के सैनिक पूरी तरह दहशत में आ गए। उन्होंने हथियार फेंक दिए और भागने लगे। अनिका ने अमर कलश को अपने सीने से लगाया। वो जीत गई थी, लेकिन उसके पास अब महल जाने के लिए केवल एक दिन बचा था। वीरभद्र हार और अपमान से तिलमिलाता हुआ उठा। उसने देखा कि उसके सैनिक भाग गए हैं, लेकिन उसका जुनून अभी भी जिंदा था। वो जानता था कि अब आर्यमन उसके और सिंहासन के बीच आखिरी बाधा है। तुमने कलश बना लिया, वीरभद्र ने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन तुम कभी राजमहल नहीं पहुंच पाओगी। वीरभद्र ने जल्दी से राजधानी की ओर भागने का फैसला किया। उसकी योजना बदल चुकी थी। अब वो अनिका को रास्ते में नहीं रोकेगा, बल्कि सीधा राजमहल जाकर एक नया अंतिम षड्यंत्र रचेगा जो आर्यमन और अनिका दोनों को हमेशा के लिए अलग कर देगा। अनिका ने जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा। कलश की सुनहरी चमक अब उसके रास्ते को रोशन कर रही थी। वो जानती थी कि रानी माँ की चुनौती का पहला भाग पूरा हो चुका है, लेकिन दूसरा और ज्यादा कठिन भाग राजमहल में प्रवेश और सत्य का सामना अभी बाकी था। 7वें दिन की सुबह अनिका अमर कलश लेकर सूर्यगढ़ राज्य की राजधानी पहुंची। कलश सोने की तरह चमक रहा था और उसके भीतर से निकलती दिव्य ऊर्जा दूर से ही लोगों का ध्यान खींच रही थी। जैसे ही वो महल के विशाल दरवाजों की ओर बढ़ी, रास्ते में खड़े लोग आश्चर्य और श्रद्धा से उसे देखने लगे। महल के प्रवेश द्वार पर खड़े शाही सैनिकों ने पहले उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अमर कलश की अलौकिक आभा और अनिका के दृढ़ आत्मविश्वास भरे चेहरे को देखकर वे सहम गए। अनिका ने घोषणा की कि वो रानी माँ जयश्री की चुनौती पूरी करने आई है। उसे तुरंत दरबार में ले जाया गया। दरबार पूरी तरह से भरा हुआ था। महाराजा विराजेंद्र सिंह, रानी जयश्री और उनके साथ सेनापति वीरभद्र अपने सिंहासन पर विराजमान थे। आर्यमन भी एक तरफ खड़े थे। उनके चेहरे पर चिंता और उम्मीद का मिश्रण था। जब अनिका ने दरबार में प्रवेश किया तो एक पल के लिए पूरा दरबार शांत हो गया। सभी की आंखें अमर कलश पर टिकी थीं। कलश की सुनहरी चमक और उस पर खुदे जटिल डिजाइन अद्भुत थे। रानी जयश्री ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कठोर स्वर में पूछा, कुम्हारिन, क्या तुम वो कलश लाई हो जो मेरी शर्तों को पूरा करता है? अनिका ने अमर कलश को सम्मानपूर्वक उठाया। हाँ रानी माँ, मैंने आपकी चुनौती स्वीकार की और ये अमर कलश आपके सामने प्रस्तुत है। महाराजा विराजेंद्र सिंह, जो कला के पारखी थे, कलश की सुंदरता से बहुत प्रभावित हुए। रानी जयश्री ने वीरभद्र की ओर देखा, जिसने उन्हें आंख मारी, और फिर उसने अपनी योजना को अंजाम दिया। रानी ने कठोरता से कहा, सिर्फ सुंदरता काफी नहीं है, इसकी अमरता साबित करो। वीरभद्र आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी।
उसने कलश को अनिका के हाथ से छीन लिया और उसे जमीन पर जोर से फेंक दिया। पूरी सभा की सांसें रुक गईं। कलश जमीन से टकराया, लेकिन वो टूटा नहीं। इसके बजाय एक मधुर गूंजती हुई ध्वनि पूरे दरबार में फैली, जिससे लोगों को क्षणिक शांति का अनुभव हुआ। रानी मां चौंक गईं, लेकिन उन्होंने अपना नियंत्रण बनाए रखा। दूसरी शर्त, इसका पानी कभी नहीं सूखना चाहिए। वीरभद्र ने एक सेवक को आदेश दिया कि कलश में जल भरा जाए। सेवक ने कलश को पूरा भरा, लेकिन जल भीतर जाते ही गायब हो गया, जबकि कलश अपनी आंतरिक ऊर्जा से भरा हुआ दिखाई दे रहा था। रानी मां अब पूरी तरह से हैरान थीं। महाराजा विराजेंद्र सिंह ने मुस्कुराते हुए अनिका की ओर देखा। शर्त पूरी हो चुकी थी। इससे पहले कि रानी मां कुछ कह पाती, वीरभद्र तुरंत आगे बढ़ा। यह उसका अंतिम और सबसे घातक दांव था। रानी मां, वीरभद्र ने जोर से कहा। कलश की अमरता साबित हो गई, लेकिन तीसरी शर्त अभी बाकी है। यह कलश उस शक्ति का प्रतीक होना चाहिए जो सूर्यगढ़ को हमेशा महान बनाए रखे। सवाल यह है कि यह शक्ति इस कुम्हारिन को कहां से मिली। इसने खुद स्वीकार किया है कि यह साधारण मिट्टी से नहीं बन सकता। लोगों में अफवाह है कि इसने काला जादू किया है और इस कलश में अशुभ शक्ति भरी है। वीरभद्र ने आगे बढ़कर अपनी तलवार निकाली और उसे अमर कलश के ऊपर हवा में लहराया। अगर ये कलश शुद्ध है तो इसका स्पर्श किसी भी शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति को शांति देगा, लेकिन अगर इसमें जादू है तो यह सत्य की अग्नि परीक्षा से डर जाएगा। वीरभद्र ने एक बड़ा पीतल का बर्तन मंगवाया, उसमें तेजी से जलता हुआ कोयला और हवन सामग्री डलवाई और घोषणा की, अनिका, तुम्हें इस कलश को जोर से जलते हुए कोयले के ऊपर रखना होगा। अगर यह कलश जादू से बना है तो ये आग में जलकर राख हो जाएगा और तुम अपनी शक्ति खो दोगी। अगर ये शुद्ध कला से बना है तो ये आग को शांत कर देगा और तुम्हारी बात साबित होगी। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। ये न केवल कलश की बल्कि अनिका के जीवन की भी परीक्षा थी। जलते हुए कोयले पर कलश रखने का मतलब था कलश का फट जाना और अनिका का बुरी तरह झुलस जाना। आर्यमन गुस्से से दहाड़े, ये अन्याय है मां, ये शर्त में शामिल नहीं था। चुप रहो आदित्य, रानी मां ने उसे रोका। यह राज्य के सम्मान का सवाल है। अगर ये कुम्हारिन शुद्ध है तो उसे डरना नहीं चाहिए। अनिका ने आर्यमन की ओर देखा, जिन्होंने मौन सहमति से उसे हिम्मत दी। अनिका जानती थी कि ये वीरभद्र का षड्यंत्र है और अगर वो अब पीछे हटती है तो वो हमेशा के लिए जादूगरनी कहलाएगी और आर्यमन को खो देगी। अनिका ने गहरी सांस ली। उसे याद आया कि शक्ति का स्रोत की मिट्टी को खुद त्रिअग्नि में पकाया गया है। अनिका ने बिना किसी भय के अमर कलश को दोनों हाथों में उठाया। उसने एक क्षण के लिए कलश को अपने माथे से लगाया और अपने माता पिता और आर्यमन के प्रेम को याद किया। फिर पूरी दृढ़ता के साथ अनिका ने जलते हुए कोयले के बर्तन पर अमर कलश को रख दिया। एक अद्भुत घटना हुई। कलश ने आग को बुझाने के बजाय आग की लपटों को सोखना शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड में बर्तन में आग पूरी तरह से गायब हो गई और कलश सूर्य की तरह चमकने लगा। वह अग्नि परीक्षा से गुजरकर और भी दिव्य और सुंदर हो गया था। सत्य की जीत हुई थी। दरबार में लोगों ने जयकार करना शुरू कर दिया। रानी जयश्री अब कुछ नहीं कह सकती थी। उनका अहंकार टूट चुका था। उन्होंने धीरे से सिर झुकाया। महाराजा विराजेंद्र सिंह अपने सिंहासन से उठे और अनिका के पास आए। उन्होंने अमर कलश को छुआ और फिर अनिका के सिर पर हाथ रखा। तुमने न केवल अमर कलश बनाया है, बल्कि तुमने इस दरबार में सत्य और कला के सम्मान को भी अमर कर दिया है। यह कलश सूर्यगढ़ के लिए एक नया प्रतीक होगा, महाराजा ने घोषणा की। आर्यमन दौड़कर अनिका के पास आए और खुशी से उसे गले लगा लिया। उनका प्रेम अब राजमहल में स्वीकार कर लिया गया था। वीरभद्र अपमान और पराजय से जल रहा था। उसने ये भी सुना कि अनिका ने शक्ति का स्रोत और मायावी पत्थर की बात की थी। उसने समझा कि अनिका के पास कोई बड़ा रहस्य है जिसे उसने अभी तक उजागर नहीं किया है। उसने अपने मन में बदला लेने और उस रहस्य को हासिल करने का अंतिम संकल्प लिया। महाराजा विराजेंद्र सिंह की घोषणा के बाद पूरे सूर्यगढ़ राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। एक कुम्हारिन ने अपनी कला और पवित्र हृदय से रानी मां की असंभव चुनौती को पूरा किया था और युवराज का प्रेम जीत गया था। शाही दरबार में अनिका का सम्मान एक राजकुमारी के समान किया गया। रानी जयश्री यद्यपि अभी भी पूरी तरह से शांत नहीं थीं, पर अब अनिका को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करने के लिए मजबूर थीं, क्योंकि महाराजा और जनता दोनों का समर्थन अनिका के साथ था। कुछ ही दिनों में आर्यमन और अनिका का विवाह राजसी धूमधाम से संपन्न हुआ। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि कला, सादगी और राजसी शक्ति का अभूतपूर्व संगम था। अमर कलश को महल के मुख्य कक्ष में स्थापित किया गया, जहां से वो पूरे राज्य के लिए पवित्रता और अटूट शक्ति का प्रतीक बन गया। विवाह के बाद
अनिका ने अपने नए जीवन में प्रवेश किया, लेकिन उसके माता पिता की मृत्यु का रहस्य और धुंध बीमारी नहीं थी। संदेश का बोझ अभी भी उसके दिल पर था। आर्यमन ने अपने वादे को नहीं भूला था। उन्होंने अपनी नई रानी के साथ मिलकर इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। उन्होंने वीरभद्र पर कड़ी नजर रखना शुरू कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि वही इस साजिश के पीछे हो सकता है। एक रात जब सभी सो रहे थे, अनिका ने आर्यमन को अपने माता पिता के निजी संदूक से मिले पीले पत्तों का बंडल दिखाया। ये पत्ते प्राचीन लिपि में लिखे थे, जिसे उसके माता पिता पढ़ते थे। मुझे लगता है कि इन पत्तों में मेरे माता पिता की मौत का सच छिपा है, या फिर मायावी पत्थर का असली रहस्य, अनिका ने कहा। आर्यमन ने महल के सबसे विद्वान पंडितों को गुप्त रूप से बुलाया और उन पत्तों को पढ़वाया। पत्तों में केवल मायावी पत्थर के बारे में जानकारी नहीं थी, बल्कि एक चौंकाने वाला रहस्य छिपा था। मायावी पत्थर कोई वस्तु नहीं है, बल्कि एक गुप्त तकनीक है, एक खास प्रकार की मिट्टी को बनाने का नुस्खा, जो जमीन के नीचे छिपे हुए एक प्राचीन खनिज से बनता है। इस खनिज का नाम शांति रत्न है, और ये केवल शिल्पग्राम की मिट्टी के नीचे एक विशेष स्थान पर पाया जाता है। जो भी इस खनिज को हासिल कर लेता है, वो न केवल अपनी कला को अमर बना सकता है, बल्कि उस खनिज से बने धुएं का उपयोग करके किसी भी व्यक्ति को धीरे धीरे बीमार करके मार सकता है, जिससे उसकी मौत धुंध बीमारी जैसी प्राकृतिक लगे। अनिका और आर्यमन स्तब्ध रह गए। धुंध बीमारी कोई दुर्घटना नहीं थी, ये शांति रत्न से बने जहर का उपयोग था। किसी ने अनिका के माता पिता को मारकर उस खनिज को हासिल करने की कोशिश की थी। आर्यमन को तुरंत शक वीरभद्र पर गया, लेकिन वीरभद्र की राजमहल में इतनी पहुंच नहीं थी कि वो शिल्पग्राम के अंदरूनी रहस्यों को जान पाए। तभी आर्यमन के भरोसेमंद सैनिक प्रताप ने दरबार में घटी एक अजीब घटना के बारे में बताया। युवराज, प्रताप ने फुसफुसाते हुए कहा, जब अनिका जी ने अमर कलश को अग्नि परीक्षा के लिए पेश किया था, तो सेनापति वीरभद्र से पहले रानी मां के सबसे पुराने और भरोसेमंद सलाहकार दीवान महोदय कैलाश ने उस कलश को तोड़ने की सलाह दी थी। महोदय कैलाश ने ही वीरभद्र को भड़काया था। आर्यमन और अनिका ने एक दूसरे की ओर देखा। महोदय कैलाश रानी जयश्री के विश्वास पात्र, एक शांत, भद्र और धर्मपरायण व्यक्ति। अनिका को तुरंत याद आया कि उसके बचपन में उसके पिता को एक बार दीवान कैलाश ने शिल्पग्राम आकर वरदान माटी की खूब प्रशंसा करते हुए उसके गुणों के बारे में विस्तार से पूछा था। अगले ही पल अनिका और आर्यमन को महोदय कैलाश की पुरानी चाल याद आई। उन्होंने ही कुछ साल पहले शिल्पग्राम के पास की एक छोटी नदी को सूखने के लिए मजबूर किया था, ताकि नदी के किनारे की जमीन से एक खास तरह की सफेद मिट्टी निकल सके, जो महल के कुछ गुप्त निर्माण कार्यों के लिए जरूरी थी। क्या महोदय कैलाश का इरादा केवल सफेद मिट्टी नहीं था? आर्यमन और अनिका ने वीरभद्र को भूलकर चुपचाप दीवान महोदय कैलाश की गुप्त जांच शुरू कर दी। उन्होंने पाया कि कैलाश पिछले कुछ महीनों से महल के खजाने से भारी मात्रा में सोना और कुछ दुर्लभ सफेद रंग के खनिज लगातार निकाल रहे थे, जिन्हें वो अपने गुप्त महल के तहखाने में जमा कर रहे थे। एक रात अनिका और आर्यमन चुपके से महोदय कैलाश के तहखाने में घुस गए। तहखाने में उन्हें वही सफेद खनिज मिला, शांति रत्न, और उसके पास ही अनिका के माता पिता के औजार मिले, जो शांति रत्न से जहर बनाने की प्रक्रिया में इस्तेमाल हुए थे। पर सबसे भयानक चीज कुछ और थी। तहखाने में एक बड़ा, भव्य, अपूर्ण अमर कलश का ढांचा रखा था, जो महोदय कैलाश ने शांति रत्न से बनाना शुरू किया था। उनका इरादा था कि वे खुद अमर कलश बनाकर रानी मां का विश्वास जीतें और युवराज आर्यमन को हटाकर राज्य पर अप्रत्यक्ष रूप से शासन करें। अनिका के माता पिता उनके रास्ते में सबसे बड़ी बाधा थे, क्योंकि वे ही शांति रत्न के रहस्य और उसे जहर बनाने की तकनीक जानते थे। तभी दीवान महोदय कैलाश ने तलवार लेकर अंधेरे से बाहर निकलकर उन पर हमला किया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो युवराज? और तुम? कुम्हारिन! कैलाश का भद्र चेहरा अब क्रूरता से भरा था। तुमने मेरी सालों की योजना चौपट कर दी। तुम्हारे माता पिता ने मुझे नुस्खा बताने से मना किया, तो मुझे उन्हें रास्ते से हटाना पड़ा, और अब तुम मेरे अमर कलश के रहस्य को भी उजागर करोगी। आर्यमन ने अपनी तलवार खींची, लेकिन कैलाश ने एक अजीब सी मुद्रा बनाई। उसके अधूरे कलश से जहर का एक धुआं निकला, जो तेजी से तहखाने में फैलने लगा। ये वही धुंध थी जिसने अनिका के माता पिता को मारा था। आर्यमन और अनिका जहर के धुएं में फंस गए। उनका दम घुटने लगा। दीवान कैलाश का चेहरा क्रूर विजय से चमक रहा था। कोई नहीं जानता कि मैं ये शांति रत्न कहाँ छिपाता हूँ। कैलाश हंसा। तुम दोनों भी इसी धुंध का शिकार होगे, और सबकी नज़र में यह एक दुर्घटना होगी। आर्यमन जहर के धुएं से लड़ने की कोशिश करते हुए अपनी तलवार से कैलाश पर हमला करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन जहर के कारण उनके हाथ कांपने लगे और वो लड़खड़ा गए। अनिका को अपने माता पिता के अंतिम क्षण याद आ गए। उसने तुरंत अपने आप को संभाला।
उसे याद आया कि उसके बनाए अमर कलश की शक्ति जहरीली धुंध को सोख सकती है, लेकिन असली अमर कलश महल के मुख्य कक्ष में था। अनिका ने तुरंत अपनी पोटली टटोली और उसमें से शक्ति का स्रोत की थोड़ी सी मिट्टी निकाली जो उसने अमरकानन से बचाकर रखी थी। उसने जहर के धुएं में आंखें मूंदकर उस मिट्टी को दोनों हाथों में लिया और अपनी सारी इच्छा शक्ति उस पर केंद्रित कर दी। ये मिट्टी जादू नहीं है, अनिका ने अपने आप से कहा, यह शुद्ध कला और आत्मरक्षा है। तेजी से अनिका ने अपने हाथों से मिट्टी को एक छोटे कटोरे जैसा आकार दिया। उसने उस पर वही ज्यामितीय डिजाइन उकेरे जो उसके माता पिता की पट्टिका पर थे। ये डिजाइन शक्ति अवशोषण के प्रतीक थे। इस बार ये कोई कलश नहीं बल्कि एक आत्मरक्षा का कटोरा था। जैसे ही उसने उस अधूरे कटोरे को जमीन पर रखा, उससे एक नीली आभा निकली और वो तेजी से धुएं को अपनी ओर खींचने लगा। शांति रत्न का धुआं जो फैल रहा था अब सिमटकर उस छोटे से कटोरे में समाने लगा। कैलाश घबरा गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसकी धुंध की शक्ति का मुकाबला कर सकता है। नहीं, ये असंभव है, कैलाश चिल्लाया और उसने अनिका पर हमला करने के लिए अपनी तलवार उठाई। आर्यमन ने इस अवसर का फायदा उठाया। हालांकि जहर के कारण वो कमजोर हो चुके थे, लेकिन उन्होंने पूरी ताकत से अपनी तलवार कैलाश की ओर फेंकी। तलवार सीधे कैलाश के हाथ से टकराई और उसकी तलवार दूर जा गिरी। कैलाश, जो बिना तलवार के लाचार था, बौखलाहट में अपने अधूरे अमर कलश की ओर भागा ताकि वो उसकी जहरीली शक्ति का उपयोग कर सके। अनिका ने अपनी अंतिम चाल चली। आत्मरक्षा का कटोरा अब सारा धुआं सोख चुका था। अनिका ने उस कटोरे को उठाया और पूरी ताकत से कैलाश के अधूरे कलश पर फेंक दिया। आत्मरक्षा का कटोरा कैलाश के अधूरे कलश से टकराया। दोनों शांति रत्न से बने थे, लेकिन अनिका के कलश में शुद्ध कला और सकारात्मक ऊर्जा थी, जबकि कैलाश के कलश में केवल जहर और नकारात्मकता भरी थी। एक जोरदार विस्फोट हुआ। कैलाश का अधूरा कलश चूर चूर हो गया और उसके भीतर का सारा जहर और शांति रत्न की शक्ति नष्ट हो गई। जहरीला धुआं पूरी तरह से साफ हो गया। विस्फोट की गूंज पूरे महल में सुनाई दी। आर्यमन और अनिका सुरक्षित थे, लेकिन कैलाश विस्फोट के कारण घायल होकर जमीन पर पड़ा था। महल के सैनिक और प्रताप विस्फोट की आवाज सुनकर तुरंत तहखाने में पहुंचे। उन्होंने कैलाश को घायल अवस्था में जमीन पर पाया और अनिका तथा आर्यमन को धुएं से मुक्त। कैलाश को तुरंत बंदी बना लिया गया। आर्यमन ने दीवान कैलाश के अपराधों, रिश्वतखोरी, राजद्रोह और सबसे बढ़कर अनिका के माता पिता की हत्या का सारा सच महाराजा और रानी मां के सामने उजागर किया। महाराजा विराजेंद्र सिंह और रानी जयश्री ये सच्चाई जानकर स्तब्ध और शर्मिंदा थे। रानी जयश्री को ये देखकर गहरा सदमा लगा कि जिस व्यक्ति पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही उनके पुत्र और बहू को मारना चाहता था। हम शर्मिंदा हैं अनिका, रानी जयश्री ने पहली बार विनम्रता से कहा। हमने तुम्हारे चरित्र पर शक किया, जबकि तुम ही इस महल की असली रक्षक निकली। अनिका ने धीरे से कहा, मैंने सिर्फ अपने माता पिता के सत्य और अपनी कला का बचाव किया है माँ। इस घटना के बाद वीरभद्र का पतन भी सुनिश्चित हो गया, क्योंकि दीवान कैलाश ने अपने बचाव में वीरभद्र के साथ मिलकर काम करने की बात कबूल कर ली थी। वीरभद्र को भी राजद्रोह के आरोप में बंदी बना लिया गया। आर्यमन ने अनिका की ओर देखा। अब धुंध बीमारी का रहस्य पूरी तरह से सुलझ चुका था और उनका प्रेम सभी षड्यंत्रों से परे मजबूती से स्थापित हो चुका था। दीवान कैलाश और सेनापति वीरभद्र के अपराधों का पर्दाफाश होने के बाद सूर्यगढ़ राज्य में न्याय की स्थापना हुई। महाराजा विराजेंद्र सिंह ने दोनों को उनके जघन्य कृत्यों के लिए कठोरतम दंड दिया। वीरभद्र और कैलाश को देश निकाला दे दिया गया और उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। महाराजा ने सार्वजनिक रूप से अनिका और युवराज आर्यमन की बहादुरी और सूझबूझ की प्रशंसा की। उन्होंने ये भी घोषणा की कि शिल्पग्राम की कला और वरदान माटी को अब से शाही संरक्षण प्राप्त होगा। रानी जयश्री का अहंकार पूरी तरह से टूट चुका था। उन्होंने अनिका से व्यक्तिगत रूप से माफी मांगी और उसे अपनी बहू के रूप में पूरे दिल से स्वीकार किया। रानी मां ने महसूस किया कि अनिका की कला और उसका हृदय राजसी गौरव से कहीं अधिक मूल्यवान है। इस घटना के बाद आर्यमन ने अपने शासन में कई महत्वपूर्ण बदलाव लाए। उन्होंने राजसी वैभव से ज्यादा जनता के कल्याण पर जोर दिया। अनिका ने महल के भीतर ही एक बड़ा कला केंद्र स्थापित किया, जिसे शिल्प चेतना केंद्र नाम दिया गया। इस केंद्र में शिल्पग्राम के कारीगरों को सम्मान और अवसर मिला। अनिका ने शक्ति का स्रोत की मिट्टी और अमर कलश के रहस्य को किसी से नहीं छुपाया। उसने बताया कि ये शक्ति मिट्टी में नहीं, बल्कि सत्य, प्रेम और दृढ़ता की भावना में निहित है, जिसे कलाकार अपनी कला में डालता है। अनिका ने अपने माता पिता के अंतिम लक्ष्य को भी पूरा किया। उसने शांति रत्न खनिज का उपयोग जहर बनाने के बजाय उसे मिट्टी के साथ मिलाकर ऐसे बर्तन बनाने में किया जो हवा को शुद्ध करते थे और लोगों को बीमारी से बचाते थे। इस तरह
उसने अपने माता पिता के नाम को हत्या के शिकार से बदलकर जनता के हितैषी के रूप में हमेशा के लिए स्थापित कर दिया। समय बीतता गया। अनिका और आर्यमन का प्रेम उनके राज्य के लिए प्रेरणा बन गया। आर्यमन न्याय और दयालुता के प्रतीक बने, जबकि अनिका ने राज्य की सांस्कृतिक और कलात्मक चेतना को नई ऊंचाई दी। एक दिन जब अनिका अपने कला केंद्र में काम कर रही थी तो उसके पास आर्यमन आए। रानी अनिका, उन्होंने हंसते हुए कहा, तुमने महल को कुम्हारों के चाक और मिट्टी की सुगंध से भर दिया है। अनिका ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, युवराज आर्यमन, मिट्टी ही मेरी दुनिया है, लेकिन मुझे लगता है कि एक रहस्य अभी भी अधूरा है। आर्यमन चौंक गए। कैसा रहस्य अनिका? वीरभद्र और कैलाश का अंत हो गया और शांति रत्न अब सकारात्मक कार्यों में लग गया है। हाँ, अनिका ने सहमति दी, लेकिन मेरे माता पिता के पीले पत्तों के बंडल में एक अंतिम पत्ता मिला है जिसे पंडित जी नहीं पढ़ पाए थे, क्योंकि उस पर प्राचीनतम और गुप्त लिपि खुदी थी। अनिका ने वो अंतिम सूखा पत्ता आर्यमन को दिखाया। उस पर एक अजीब सा घुमावदार प्रतीक बना था, जो अमर कलश के सबसे गुप्त ज्यामितीय डिजाइन से हूबहू मिलता था। मुझे लगता है कि यह पत्ता किसी साधारण कला का नुस्खा नहीं है, अनिका ने फुसफुसाते हुए कहा। जब मैंने अमर कलश बनाया था तो मुझे क्षण भर के लिए एक अदृश्य मार्ग की झलक मिली थी। यह पत्ता उसी मार्ग की ओर इशारा करता है। आर्यमन ने उत्सुकता से पूछा, कैसा मार्ग? वह मार्ग जो अमरकानन के शक्ति का स्रोत के नीचे छिपा है। मुझे लगता है कि मायावी पत्थर कोई नुस्खा नहीं है, बल्कि एक गुप्त स्थान है जहां मेरे माता पिता किसी बहुत बड़े रहस्य की तलाश में थे, एक ऐसा रहस्य जो इस पूरे राज्य के भाग्य को बदल सकता है। अनिका की आंखों में फिर वही पुरानी जिज्ञासा और दृढ़ संकल्प झलक रहा था। वो केवल कला की साधिका नहीं थी, बल्कि अब सत्य की भी खोजी बन चुकी थी। आर्यमन जानते थे कि उनकी रानी चैन से नहीं बैठेगी जब तक वो इस अंतिम रहस्य को सुलझा नहीं लेती। तो फिर मेरी महारानी, आर्यमन ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा अगला मिशन क्या है? हमें वापस अमरकानन जाना होगा, अनिका ने दृढ़ता से कहा, और इस बार हमें शक्ति का स्रोत के नीचे दबे उस गुप्त मार्ग को खोजना होगा। यह केवल कला का रहस्य नहीं है, यह हमारे राज्य का भाग्य हो सकता है। आर्यमन और अनिका ने फैसला किया कि वे इस बार पूरी सावधानी से जाएंगे, क्योंकि अब वे राजा और रानी थे और उनके जीवन का दांव पहले से कहीं ज्यादा बड़ा था। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद साथी प्रताप को इस गुप्त यात्रा की तैयारी का आदेश दिया। मायावी पत्थर का अंतिम रहस्य अमरकानन के दिल में उनका इंतजार कर रहा था। आर्यमन और अनिका ने अपनी अंतिम खोज की तैयारी बहुत गुप्त तरीके से की। उन्होंने केवल अपने वफादार प्रताप को साथ लिया और साधारण वेश में अमरकानन के प्राचीन जंगल की ओर निकल पड़े। इस बार उनकी यात्रा निजी थी, जिसका उद्देश्य शक्ति का स्रोत के नीचे छिपे उस अदृश्य मार्ग को खोजना था, जिसके बारे में अनिका को अंतिम पत्ते से संकेत मिला था। अमरकानन पहुंचने पर जंगल पहले से ज्यादा शांत और स्वागत करने वाला लग रहा था, मानो अमर कलश की सकारात्मक ऊर्जा ने उसकी नकारात्मकता को कम कर दिया हो। उन्होंने सीधे उस गुफा की ओर रुख किया जहां अनिका ने पहले शक्ति का स्रोत की जादुई मिट्टी खोजी थी। गुफा के भीतर शक्ति का स्रोत वाला कक्ष अभी भी शांत और नीली चमक से भरा था। झरना अभी भी चमकदार मिट्टी पर गिर रहा था, लेकिन अनिका को अब केवल मिट्टी नहीं बल्कि उसके नीचे छिपा हुआ राज दिख रहा था। अनिका ने उस अंतिम पीले पत्ते को निकाला। उस पर बना घुमावदार प्रतीक गुफा की दीवार के एक खास हिस्से की ओर इशारा कर रहा था, जहां एक चिकनी पत्थर की सतह थी। मुझे लगता है कि ये चाबी है, अनिका ने कहा। इस प्रतीक को हमें शक्ति का स्रोत की मिट्टी से बनाना होगा और तभी अदृश्य मार्ग खुलेगा। अनिका ने तुरंत शक्ति का स्रोत की चमकदार मिट्टी ली और उसे उस चिकनी पत्थर की सतह पर बिल्कुल सटीक आकार में ढाला, जैसा कि पत्ते पर खुदा था। जैसे ही प्रतीक पूरा हुआ, पत्थर की सतह पर एक तेज सफेद रोशनी फैली और फिर धीरे धीरे वो पत्थर की दीवार अंदर की ओर धंसने लगी, जिससे एक नया संकरा और गहरा रास्ता खुल गया। ये वो अदृश्य मार्ग था जिसकी तलाश उनके माता पिता ने की थी। ये गुफा की दीवारों पर खुदे चित्र में दिखाए गए छिपे हुए दरवाजे जैसा है, आर्यमन ने फुसफुसाते हुए कहा। तीनों ने सावधानी से उस मार्ग में प्रवेश किया। मार्ग नीचे की ओर जा रहा था और हवा बहुत ठंडी थी। कुछ देर बाद वे एक बहुत बड़े गोलाकार कक्ष में पहुंचे। यह कक्ष किसी प्राचीन सभ्यता का हिस्सा लग रहा था। कक्ष के बीच में जमीन से उठकर एक विशाल चिकना गोलाकार पत्थर रखा था, जो किसी सिंहासन जैसा दिखता था। पत्थर के चारों ओर जटिल नक्काशीदार आकृतियां खुदी थीं, जो मानव सभ्यता के विकास और ज्ञान के हस्तांतरण को दर्शाती थीं। इस कक्ष में कोई मायावी पत्थर या जादुई खजाना नहीं था। ये क्या है? प्रताप ने पूछा। यहाँ कोई खजाना नहीं है। अनिका ने उस गोलाकार पत्थर को छुआ। पत्थर छूने में गर्म था और उससे धीमी स्थिर ऊर्जा निकल रही थी। ये खजाना नहीं है प्रताप, अनिका ने कहा।
यह ज्ञान का स्थान है। आर्यमन ने देखा कि उस गोलाकार पत्थर के ऊपर एक छोटी सी जगह थी जहां कुछ रखा जा सकता था। मुझे लगता है कि ये किसी चीज के लिए मंच है, लेकिन किसके लिए? अनिका ने तुरंत अपने अमर कलश को याद किया जो अब महल में रखा था। उसके माता पिता का कलश जिसमें वो गुप्त रिक्तता थी, और उनका अधूरा शांति कलश, दोनों शायद इसी स्थान के लिए बने थे। तभी आर्यमन ने पास की दीवार पर एक और प्राचीन लिपि खुदी हुई देखी। अनिका, ये देखो, आर्यमन ने कहा। पंडितों को बुलाए बिना मैं इसे पढ़ने की कोशिश करूंगा। आर्यमन ने ध्यान से उस लिपि को पढ़ा। वह लिपि कुछ इस प्रकार थी। अमरता का पत्थर, स्वर्ण की शक्ति यहां नहीं वास करती। ज्ञान का स्रोत जो सृष्टि को स्थिर करे यहां से प्रकाशित होता है। जब जीवन का स्पर्श और राजसी दृढ़ता एक हों और पूर्णता का कलश इस ज्ञानशिला पर रखा जाए, तब सूर्यगढ़ का सच्चा भाग्य उजागर होगा। पूर्णता का कलश? अनिका ने फुसफुसाया। मेरा अपूर्ण शांति कलश, जिसे मैं हमेशा अपनी साधना कहती थी। वह अधूरा कलश इसी ज्ञानशिला पर रखे जाने के लिए बना था। अनिका को अपने माता पिता का अंतिम और सबसे गहरा इरादा समझ आया। वे मायावी पत्थर की शक्ति को केवल कला के लिए नहीं चाहते थे, बल्कि वे इस ज्ञानशिला को सक्रिय करना चाहते थे, ताकि सूर्यगढ़ की सत्ता केवल तलवार पर नहीं, बल्कि सत्य और ज्ञान पर आधारित हो सके। मायावी पत्थर केवल एक कुंजी थी। उनके माता पिता की हत्या के बाद अनिका ने जो अमर कलश बनाया, वो जीवन का स्पर्श और राजसी दृढ़ता, आर्यमन के प्रेम का मिलन था। अब उन्हें किसी भी तरह अपने अमर कलश को वापस लाना था। अनिका ने आर्यमन की ओर देखा। ये हमारे लिए एक संकेत है, आर्यमन। हमारा अमर कलश, जिसे आपने और मैंने मिलकर बनाया, वही पूर्णता का कलश है। हमें उसे यहाँ लाना होगा और इस ज्ञानशिला पर रखना होगा। यह मायावी पत्थर का अंतिम रहस्य है। आर्यमन ने सहमति में सिर हिलाया। तब हमें महल वापस जाना होगा, लेकिन हमें पता है कि वीरभद्र और कैलाश के पतन के बाद भी सत्ता के भूखे और लोग होंगे जो इस ज्ञानशिला को हथियाना चाहेंगे। वे दोनों गुप्त रूप से गुफा से बाहर निकले और वापस महल की ओर चल पड़े। उनके पास अब न केवल अपने प्रेम को, बल्कि सूर्यगढ़ के सच्चे भाग्य को भी उजागर करने की जिम्मेदारी थी। आर्यमन, अनिका और प्रताप तेजी से महल की ओर लौटे। महल पहुंचकर उन्होंने बिना किसी को शक हुए मुख्य कक्ष से अमर कलश को बहुत सावधानी से निकाला। ये कलश अब उनका सबसे कीमती खजाना था, क्योंकि ये केवल कलाकृति नहीं, बल्कि सूर्यगढ़ के सच्चे भाग्य की कुंजी था। उसी रात तीनों वापस अमरकानन की ओर चल पड़े। इस बार उनके दिल में कोई डर नहीं था, केवल एक महान उद्देश्य को पूरा करने का दृढ़ संकल्प था। वे जल्दी से ज्ञानशिला वाले गुप्त कक्ष में पहुंचे। कक्ष के बीच में वो विशाल गोलाकार पत्थर चमक रहा था, जो पूर्णता के कलश का इंतजार कर रहा था। अनिका ने अमर कलश को अपने हाथों में उठाया। कलश से निकलने वाली सुनहरी आभा ने पूरे कक्ष को भर दिया। अनिका ने महसूस किया कि यह कलश अब केवल उसकी कला नहीं है, बल्कि उसके माता पिता के त्याग, आर्यमन के अटूट प्रेम और उसके संघर्ष का मूर्त रूप है। उसने आदर के साथ अमर कलश को ज्ञानशिला के शीर्ष पर रखा। जैसे ही कलश ने ज्ञानशिला को छुआ, एक अद्भुत घटना हुई। ज्ञानशिला से एक तीव्र, आंखें चौंधियाने वाली सफेद रोशनी निकली, जो धीरे धीरे कलश के चारों ओर एक ऊर्जा का घेरा बनाने लगी। कलश अपने आप घूमना शुरू हो गया और उससे निकलती ऊर्जा ने कक्ष की दीवारों पर खुदी प्राचीन नक्काशी को सक्रिय कर दिया। अचानक कक्ष की दीवारों पर एक विशाल त्रिविमीय 3D नक्शा प्रकट हुआ। यह नक्शा सूर्यगढ़ राज्य का नहीं था, बल्कि पूरे भारतवर्ष का था। नक्शे पर सूर्यगढ़ की राजधानी एक चमकते हुए बिंदु के रूप में चिन्हित थी, और उस बिंदु से ऊर्जा की 7 लकीरें निकलकर पड़ोसी राज्यों की ओर जा रही थीं। तभी आर्यमन ने नक्शे के नीचे एक और प्राचीन लिपि को सक्रिय होते हुए देखा। उन्होंने उसे पढ़ना शुरू किया। अमरता किसी एक राजा या पत्थर में नहीं है। अमरता है माइनस ज्ञान के प्रकाश को साझा करने में। ये ज्ञानशिला सूर्यगढ़ की नहीं, बल्कि सत्य, न्याय और कला की धरोहर है। यदि सूर्यगढ़ का शासक इस ज्ञान को 7 पड़ोसी राज्यों से साझा करे, तो केवल सूर्यगढ़ ही नहीं, बल्कि पूरा भारतवर्ष शांति, समृद्धि और अखंडता प्राप्त करेगा। मायावी पत्थर का रहस्य वास्तव में एकता का सूत्र है। अनिका और आर्यमन स्तब्ध रह गए। यह किसी व्यक्तिगत शक्ति या खजाने का रहस्य नहीं था। ये राष्ट्रीय एकता और शांतिपूर्ण शासन का दर्शन था। अनिका के माता पिता मायावी पत्थर की तलाश इसलिए कर रहे थे ताकि वे राजसत्ता को इस बड़े सत्य से जोड़ सकें, और शायद यही कारण था कि कैलाश ने उन्हें रास्ते से हटा दिया था। यह ज्ञानशिला उनके राज्य का भाग्य थी, एक ऐसा भाग्य जो उन्हें साझेदारी और शांति की ओर प्रेरित कर रहा था। आर्यमन ने अनिका की ओर देखा। उनकी आंखों में अब एक राजा की दृढ़ता नहीं, बल्कि एक सच्चे मार्गदर्शक की विनम्रता थी।
अनिका, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तुमने केवल मेरे दिल की रानी बनकर नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए ज्ञान की देवी बनकर मेरी आंखें खोली हैं। अनिका ने ज्ञानशिला पर हाथ रखा। हमारे माता पिता ने अमर कलश बनाया ताकि यह ज्ञान अमर हो जाए। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस सत्य को जमीन पर उतारें। वे महल वापस लौटे। आर्यमन ने महाराजा को यह सारा रहस्य बताया। महाराजा विराजेंद्र सिंह ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए आर्यमन को पूरी शक्ति दी कि वो इस एकता के सूत्र को लागू करें। आर्यमन ने युवराज के रूप में अनिका की सलाह पर तुरंत पड़ोसी राज्यों के लिए शांति, ज्ञान और कला के आदान प्रदान के 7 महत्वपूर्ण समझौते किए। उन्होंने अमर कलश की कला को एक राष्ट्रीय प्रतीक बनाया जो ये दर्शाता था कि मिट्टी का सत्य सोने की तलवार से ज्यादा शक्तिशाली है। समय के साथ सूर्यगढ़ राज्य ज्ञान, कला और शांति का केंद्र बन गया। अनिका का शिल्प चेतना केंद्र अब न केवल कारीगरों को बल्कि कलाकारों, शिक्षकों और साधकों को भी प्रशिक्षित करने लगा, जिन्होंने अमर कलश के पीछे के एकता के सूत्र को पूरे राज्य में फैलाया। अनिका और आर्यमन का प्रेम, जो मिट्टी के एक छोटे से घर से शुरू हुआ था, अब एक ऐसे राज की नींव बन गया जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मिट्टी और मायावी पत्थर की अमर प्रेम कहानी के रूप में याद किया जाने लगा। एक कहानी जिसने सिखाया कि सच्चा खजाना न तो धन में है, न ही शक्ति में, बल्कि सत्य, कला और अटूट एकता में है। अगर आप अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब है कि आपको यह सच में पसंद आया। तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इन कहानियों की मदद से सुकून भरी नींद पा सकें। वीडियो के अंत में कुछ खाली हिस्सा है, लेकिन उसे छोड़कर वीडियो बंद मत कीजिए। जब दर्शक बीच में ही वीडियो बंद कर देते हैं तो YouTube को लगता है कि हमारी वीडियो बेकार है और YouTube हमारे वीडियो को नए लोगों तक भेजना बंद कर देता है, जिससे मेरा और मेरी टीम का मनोबल कम होता है। और जब हमारी वीडियो अच्छी परफॉर्म करती है तो हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छी और सुकून भरी कहानियां लाने का। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में योगदान दे सकते हैं। अपने मोबाइल का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए, फ़ोन साइड में रख दीजिए, आंखें बंद कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और इस वीडियो के साथ आराम से सो जाइए। शुभ रात्रि।